नेक्स्ट मिशन। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आने वाला है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Mission Impossible Part 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, लेकिन सच कहूं तो मैं उससे ज्यादा कुछ खुश नहीं हूं, क्योंकि आप लोग इतना चिल्ला कर कह रहे थे कि मिशन इम्पॉसिबल चाहिए, मिशन इम्पॉसिबल चाहिए। डेली के कम से कम 50 से 60 कमेंट्स आ रहे थे, और जब फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर दिया तो उस पर सिर्फ 10,000 व्यूज। खैर, मन तो नहीं था कि इसके सेकंड पार्ट से आगे की स्टोरीज को कंटिन्यू करूं और ऊपर से क्लेम और स्ट्राइक खाऊं, बट एज यूजुअल जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। कम से कम अगर 10,000 लोग भी इसे देख रहे हैं तो वो भी इस हितेश नागर यूट्यूब फैमिली के सब्सक्राइबर ही हैं, तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से होती है। और यहाँ पर एक बायोटेक फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी में डॉक्टर व्लादिमीर निकोरोविच को देख पाते हैं, जो कि एक बायोकेमिकल एक्सपर्ट हैं, जो कि अपने शरीर में कैमेरा नाम का एक वायरस इंजेक्ट करते हैं और इसी के साथ एक वीडियो मैसेज IMF के टीम मेंबर ईथन हंट को सेंड करते हैं। IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, जिसमें वो बताते हैं कि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं यानी कि बायोटेक फार्मास्यूटिकल, उसके मालिक ने उनसे एक ऐसा वायरस बनवाया जिसकी मदद से सिर्फ 20 घंटों में ही किसी भी शख्स की जान ली जा सकती है। लेकिन उसी के साथ उसने उस वायरस का एंटीडोट बेलेरोफोन भी बनवाया है, ताकि जब ये बीमारी पूरी दुनिया में फैले तो उसका इलाज सिर्फ इसी कंपनी के पास हो। अगर ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो जल्द ही बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो जाएंगे। इसलिए मैं इस दवाई और इसके एंटीडोट को इस शहर से दूर ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन में, जहाँ पर डॉक्टर निकोरोविच ईथन हंट के पास बैठे होते हैं। वो बार बार ईथन को डिमिट्री के नाम से बोल रहे थे। बेसिकली यहाँ ईथन हंट का एक दूसरा नाम डिमिट्री भी था। वो बताते हैं कि मेरे बैग में इस वक्त कैमेरा नाम का वायरस और उसी के साथ उसका एंटीडोट बेलेरोफोन भी है। इसे जितना जल्दी हो सके मुझे बायोटेक फार्मास्यूटिकल से दूर ले जाना है, क्योंकि अगर ये उनके हाथ लग गया तो दुनिया पर एक बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और यही रीजन था कि मैंने तुम्हारी मदद ली, तो मुझे इस बैग के साथ में एक सेफ प्लेस पर पहुंचा सकते हो। मगर तभी हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर एयर प्रेशर कम होने लगता है। पायलट कहता है कि सभी लोग आप ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का मिलना मुश्किल है। और जैसे ही सब लोग उस ऑक्सीजन मास्क को लगाते हैं तो धीरे धीरे करके सभी लोग बेहोश होना चालू हो जाते हैं। और यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि वो कोई असली ईथन हंट नहीं, बल्कि IMF के अंदर काम करने वाला एक दूसरा एजेंट शॉन एम्ब्रोस है। और जैसा कि IMF के सारे एजेंट्स रूप बदलने में माहिर होते हैं, तो उसने ईथन का फेस बनाकर डॉक्टर निकोरोविच से उनके ये वायरस और एंटीडोट दोनों ही चुराकर भागने की कोशिश करी। और क्योंकि प्लेन में सभी लोग सोए हुए थे तो उस प्लेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ताकि ये लगे कि डॉक्टर निकोरोविच एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट पर। वो इस वक्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए नॉर्दर्न अमेरिका में एक पहाड़ी पर क्लाइंबिंग कर रहे थे, वो भी विदाउट एनी हार्नेस और विदाउट हुक्स। कभी कभी तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो आप इन मूवीज की डिमांड करते हो सही करते हो, क्योंकि ऐसी मूवीज, ऐसी स्टोरी और इतना तगड़ा एक्शन बॉलीवुड में तो अब देखने को मिलने नहीं वाला। और वैसे भी इस मूवी के काफी सारे सीन्स बॉलीवुड में कॉपी हुए हैं, वो तो आपको बाद में बता ही दूंगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, उस पहाड़ को पूरी तरीके से चढ़ लेने के बाद में जब ईथन उसके शिखर पर पहुंचता है तो एक हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल छोड़ दी जाती है। और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि उस मिसाइल में एक सीक्रेट मैसेज था, एक ऐसा चश्मा जिसके अंदर विजुअल्स प्लस साउंड सिस्टम था। उस डिवाइस में ईथन के अगले मिशन की सारी डिटेल्स थी, जिसके अंदर उसे अपने 2 साथियों को चुनना था जो कि वो अपनी पसंद से चुन सकता था। वहीं एक साथी निया को चुनना था जो कि एक चोर थी। अब हालांकि मिशन क्या था वो इस वक्त ईथन को बताया नहीं जाता। जिसके बाद ईथन अपनी तीसरी मेंबर यानी कि निया को ढूंढने के लिए स्पेन में पहुंच जाता है। यहाँ बेसिकली निया जो कि एक चोर थी, वो राजा का हार चुराने के लिए आई थी और ऑलमोस्ट कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहां पर ईथन पहुंच जाता है और कहता है कि अगर इस तरीके से चोरी करोगी तो अलार्म कभी भी बच सकता है। और ऊपर से अब तो राजा जी भी वहां पर पहुंच चुके थे। जिसके बाद ईथन कहता है कि मैं तो यहाँ की सिक्योरिटी का काम देख रहा था और बस ये चेक कर रहा था कि सब कुछ प्रॉपर है या नहीं। और वो जानबूझकर ऑलरेडी चुराया हुआ हार राजा जी को वापस दे डालता है, जिस पर निया काफी गुस्सा होती है और कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दे नहीं सकते थे तो आखिर यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट ही क्यों किया। खैर ये तो हमारे ईथन भैया की चाल थी उसे अपने जाल में फांसने के लिए। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर निया अपनी तेज गाड़ी में अपने घर की ओर जा रही थी। तभी वहाँ पर ईथन उसका पीछा करना शुरू करता है। दोनों के बीच में कार चेज भी होता है और यहाँ जाकर मुझे पता चला कि दिलवाले मूवी में जब काजोल और शाहरुख का जो सीन था वो इसी सीन को देखकर कॉपी किया गया था। तो बेसिकली दोनों की
कार गिरने वाली थी एक पहाड़ के नीचे, लेकिन हमारे ईथन हंट ने जान बचा ली थी निया की। और इसी तरीके से उन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बदलती जाती है और दोनों में एक इंटीमेट सीन भी आता है, जिसके बाद ईथन को IMF के कुछ लोगों के द्वारा एक मैसेज आता है। और जब ईथन उनसे मिलने के लिए जाता है तो उसे वो टेप दिखाई जाती है जिसके अंदर डॉक्टर निकोरविच ये बता रहे थे कि उन्होंने बायोटिक फार्मास्यूटिकल के लिए एक वायरस यानी कि कमायरा और उसका एंटीडोट यानी कि बेलोरोफोन बनाया। मगर जब उन्हें पता चला कि इस वायरस का गलत इस्तेमाल इस कंपनी का CEO यानी कि मैक्लॉय करने वाला है, तो वो ईथन के साथ कहीं दूर चले जाना चाहते थे। मगर दिक्कत की बात ये थी, IMF का पुराना एजेंट शॉन ईथन का रूप बनाकर आया और उनसे वो बैग चुरा कर ले गया जिसके अंदर वायरस और एंटीडोट दोनों थे। तो ईथन कहता है कि इसका मतलब हमें उन दोनों को ही ढूंढना पड़ेगा, जिस पर उसके सीनियर बताते हैं कि इस कहानी में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो कहीं लोगों में फैल ना जाए, इसलिए डॉक्टर ने खुद उस वायरस को पहले अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके एक सेफ प्लेस तक पहुंचने के बारे में सोचा और उसके बाद खुद पर अगर वो एंटीडोट लगा लेते तो सारा मामला नॉर्मल हो जाता। लेकिन दिक्कत की ये बात है कि इस वक्त वो एंटीडोट शॉन के पास में है और शॉन तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो भी एक पुराना IMF का एजेंट है। और यही रीजन था कि हमने तुम्हारी टीम में निया की एंट्री करवाई, क्योंकि शॉन एक वक्त पर निया से प्यार किया करता था। अब तुम्हें निया की मदद से शॉन तक पहुंचना है और उस एंटीडोट को वायरस में डालकर वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जिसके बाद वो निया के पास जाता है और उसके पैर में एक ट्रांसमीटर फिट कर देता है। इस काम में उसे 2 लोगों की और जरूरत थी, जिनका नाम था लूथर जो कि लास्ट मूवी में कंप्यूटर ऑपरेटर भी था, वहीं बिली जो कि एक हेलीकॉप्टर ऑपरेटर था। एक वक्त पर निया ने शॉन के साथ झगड़ा किया था, इसलिए डायरेक्टली अगर वो शॉन के पास जाती तो उसे पता चल जाता कि वो कोई स्पाई है और किसी मिशन के चलते उसके पास आई है। इसलिए ईथन उसे एक छोटे इल्जाम में जेल के अंदर बंद करवा देता है। और जब ये खबर शॉन तक पहुंचती है तो वो अपने खास लोगों को बुलवाकर निया को आजाद करवाकर अपने सीक्रेट प्लेस पर बुलवा लेता है। और इसी तरीके से ईथन को ये पता चल जाता है कि शॉन का रेजिडेंशियल कहां पर है। मगर अब मुद्दे की बात ये थी कि उससे उस एंटीडोट को कैसे चुराया जाए, जिसमें निया उसकी हेल्प करना शुरू करती है। निया को इंटरनली ये पता चलता है कि शॉन ने उस एंटीडोट की डील बायोटिक फार्मास्यूटिकल के CEO मैक्लॉय के साथ में कर ली है। उस एंटीडोट के बदले उसे 3 अरब मिलने वाले हैं, यानी कि आप इसे ऑलमोस्ट 300 मिलियन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कहानी बहुत ही ज्यादा घूमी फिरी और बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, तो इस कहानी को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करके सिर्फ एक ही लाइन में क्लियर कर देता हूँ। मैक्लॉय जिसकी कंपनी में इस वक्त भी कमेरा वायरस के कुछ सैंपल्स पड़े थे, मगर उसके पास में बेलोरोफोन नाम का एंटीडोट नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शॉन एम्ब्रोस जिसके पास में एंटीडोट तो था मगर कमेरा वायरस नहीं था। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम बायोटेक कंपनी में जाकर वायरस के सैंपल्स को चुरा लें, और जब एम्ब्रोस के पास में वायरस और एंटीडोट दोनों ही चीजें हो जाएगी तो वो उसे अपनी मुंह मांगी कीमत पर किसी भी इन्वेस्टर को सेल आउट कर सकता है। तो यहाँ ईथन बायोटेक के अंदर घुसकर कैसे भी करके उन वायरसेस के सैंपल्स को खत्म करना चाहता था, लेकिन उस कंपनी में घुसना आसान नहीं था। करीब 80 माले की बिल्डिंग में वो वायरस बनाया जाता था 42वें माले पर, और वहां तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मेन डोर से और या फिर ऊपर के रास्ते से, जहां का डक सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड के लिए ही खुलता था। तो यहाँ पर ईथन अपने दोस्त लूथर की मदद से साइबर सिक्योरिटी को ब्रेक करता है, और वहीं बिली जो कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर था उससे अपने आप को बिल्डिंग के ऊपरी छोर पर एकदम फिक्स टाइम पर खड़ा करवा देता है। और जैसे ही 11:08 पर 40 सेकंड के लिए बिल्डिंग का ऊपरी रास्ता खुलता है ताकि सारे चेंबर्स में एयर इक्वल बनी रहे, तो उसी का फायदा उठाते हुए ईथन एक लंबी जंप मारता है और सिर्फ 40 सेकंड्स में 80वें माले से सीधा 42वें पर पहुंच जाता है, और ऊपर से किसी की नजर में भी नहीं आता। और पहुंचते के साथ ही वो सारे के सारे वायरसेस के सैंपल को एक्सप्लोड करना शुरू करता है। इस वक्त वहां पर 3 पड़े थे, उनमें से 2 को ऑलरेडी ईथन खत्म कर चुका था, लेकिन जैसे ही वो लास्ट वाले को खत्म करने वाला था तब तक यहाँ पर पहुंच जाता है शॉन एम्ब्रोस, और उसके साथ में थी निया। शॉन को पता लग गया था कि निया को ईथन ने एक जासूस बनाकर उसके पास भेजा है, और अब वो निया को आगे भेजता है उस वायरस को लाने के लिए, क्योंकि शॉन जानता था कि ईथन निया पर गोली नहीं चलाएगा। अब हालांकि निया ने उस वायरस को हाथ में उठा तो लिया था, मगर वो इसे शॉन के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी, और यही रीजन था कि उसने उस वायरस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। ईथन को देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब वो करता भी तो क्या करता। इसलिए ईथन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस एंटीडोट को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा और तुम्हें फिर से ठीक कर दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, और यहाँ पर उस वायरस और एंटीडोट को खरीदने वाला नंबर 1 पर था खुद बायोटेक फार्मास्यूटिकल का CEO मैक्लॉय। वो जानता था कि अगर ये दोनों किसी और के हाथ लग गए तो
जो करोड़ों इसकी जेब में आने वाले थे वो कभी नहीं आएंगे। और अब जैसा कि निया ने उस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पर शॉन ने उसकी बॉडी में से उसके खून को निकाल दिया जिसके अंदर थोड़ा सा वायरस पड़ा था। तो यानी कि अब शॉन के पास में एंटीडोट, बेलेरोफोन और उसी के साथ वायरस कैमरा दोनों ही मौजूद थे, जिनकी डील आज वो मैक्लॉय से करने वाला था 3 अरब रुपयों में, मतलब ऑलमोस्ट 300 मिलियन कह सकते हो। और ईथन के पास सिर्फ यही एक मौका था उस एंटीडोट को उन लोगों से कैसे भी करके चुरा कर निया को ठीक करने का। तो यहाँ पर अगेन इस मूवी के काफी सारे एक्शन सीन्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा फाइटिंग होती है। एक चीज जो कि मैं इस मूवी के मिड में बताना भूल गया, बेसिकली शॉन का एक राइट हैंड था जिसका नाम था ह्यू। वो हमेशा से ही शॉन को कहता था कि निया एक स्पाई है और किसी न किसी मिशन के चलते तुम्हारे पास आई है। तो उसकी बातों पर गुस्से की वजह से शॉन ने उसकी उंगली काट दी थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में कहानी में हम देखते हैं कि ह्यू पकड़कर ईथन को शॉन के सामने लेकर आता है और शॉन धड़ाधड़ उसे गोलियों से भून देता है। लेकिन जब वो उसकी उंगली देखता है तो पता चलता है कि जरूर ईथन ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। और तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि पीछे से ईथन ने एंटीडोट और वायरस दोनों ही चुरा लिए हैं, वो भी ह्यू के साथ अपना फेस बदलकर। अब यहाँ शॉन और ईथन के बीच में चेज स्टार्ट होता है उस वायरस और एंटीडोट को लेकर। इस वक्त ऑलमोस्ट 20 घंटे से भी ज्यादा का वक्त निकल चुका था और निया जानती थी कि अगर वो पब्लिकली बीच में रही तो वायरस सभी लोगों में फैल जाएगा। और वैसे भी एंटीडोट का मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो किसी की भी जान बचाना आसान काम नहीं होगा। इसलिए वो अपने आप को ही खत्म करने के बारे में सोचती है और एक पहाड़ी से कूदने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ शॉन और ईथन के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, लेकिन सही वक्त पर ईथन के हाथ बंदूक लग जाती है और वो शॉन के हेडशॉट दे देता है, जिसके बाद वो फटाफट से निया के पास पहुंचता है और उसे एंटीडोट देता है। और इसी के साथ ईथन का ये मिशन भी यहीं पर खत्म होता है, जिसके बाद हम ईथन और निया को देख पाते हैं जिन्होंने अपनी एक न्यू लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दी होती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको इस सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में इसका 3rd पार्ट जल्द ही आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। So hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Mission Impossible 3। जो मूवी मुझे दिल से पसंद आती है उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं जबरदस्त धमाकेदार करता हूँ। और पर्सनली कहूँ तो इस मूवी ने इसके 1st and 2nd पार्ट से भी ज्यादा बड़ा एक्शन हम व्यूअर्स को दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पार्ट्स नहीं देखे तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट्स का लिंक दे रखा है, जाकर चेकआउट करना मत भूलना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट, उसके सामने उसकी वाइफ जूलिया को एक इटालियन माफिया ओवन डेवियन ने कैद करके रखा था और वो उससे रैबिट फुट के बारे में इंफॉर्मेशन मांग रहा था, जिस पर ईथन कहता है कि वो मेरे पास में नहीं है। जिस पर गुस्से में आकर डाइवन उसकी वाइफ को उसकी ही आंखों के सामने गोली मार देता है। और यहाँ से कहानी 1 महीने फ्लैशबैक में पहुंचती है। अब अगर इस मूवी के 2nd फ्रेंचाइजी यानी कि 2nd पार्ट के बारे में बात करी जाए तो निया नाम की एक चोर जिससे ईथन हंट को प्यार हो चुका था और ईथन ने अपनी लाइफ उसके साथ शुरू करने के बारे में सोचा था, बट अभी पता नहीं वो कहाँ चली गई। मूवी के डायरेक्टर्स ने इस पार्ट में निया को न लेकर एक नई एक्टर जूलिया को लेने के बारे में सोचा, जो कि पेशे से एक सर्जन है और आज ईथन और जूलिया की एंगेजमेंट है। इस वक्त ईथन ने अपने IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स से रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो IMF के लिए नए रिक्रूट्स ढूंढ रहा है। तभी उसे IMF के असिस्टेंट डायरेक्टर जॉन मस्ग्रेव का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास में एक मिशन है। जब ईथन उससे मिलने के लिए पहुंचता है तो मस्ग्रेव उसे बताता है कि हमारी एक IMF एजेंट जिसे डायरेक्टर थियोडोर ने एक इटालियन माफिया ओवन डेवियन के सीक्रेट अड्डे पर पहुंचकर उसकी आर्म डीलिंग्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, मगर डेवियन इतना चालाक था कि उसने हमारी एजेंट लिंडसी को ही कैद कर लिया और अब लिंडसी को तुम्हें वापस लेकर आना है। इस मिशन के लिए तुम अपनी मनचाही टीम को चुन सकते हो। अब जैसा कि इसके 1st पार्ट में हमने देखा था एक फ्लॉपी डिस्क जो कि 5 सेकंड के बाद में बूम हो जाया करती थी और 2nd पार्ट में था एक चश्मा। वहीं इसके 3rd पार्ट में हमें दिखाया गया है एक कोडैक का कैमरा जो कि इस मिशन की सारी डिटेल दे देने के बाद में 5 सेकंड की टाइम लिमिट खत्म होने पर बूम हो जाता है। इस मिशन पर जाने से पहले ईथन काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो अपनी वाइफ जूलिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्या करे ईथन हंट भी हमारी तरह है, जैसी आपकी डिमांड वैसा हमारा काम, तो निकल पड़ता है लिंडसी को बचाने के लिए और इसी के साथ अपने नए टीम मेंबर्स को जोड़ने के लिए। जहां इस बार हमें कहानी में 2 नए किरदार दिखाए जाते हैं, डेक्लन और जैन, जो कि साइड बाय साइड ईथन हंट को अपने अगले मिशन के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले थे। इस वक्त ये लोग जर्मनी के बर्लिन शहर में थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा फेवरेट शहर है। यहाँ एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में लिंडसी को कैद करके रखा था और बिल्डिंग में करीब 14 लोग मौजूद थे। इन सबको पछाड़ने के लिए इस बार लूथर लेकर आया था काफी सारी मशीन गन और उसके पास में थर्मल इमेजिंग सिस्टम भी था, यानी कि लोगों के शरीर की गर्मी को भांप कर उनकी
लोकेशन का पता लगा लेना। और इसी थर्मल इमेजिंग की मदद से जैन और ईथन पहुंच जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर और फिर होता है एक धमाकेदार एक्शन सीन जहां पर गोलियों की बरसात होती है। जिसके बाद तो ईथन एक के बाद एक लाशों की ढेर बिछाता जाता है और सीधा पहुंच जाता है लिंडसे के पास में, जो कि इस वक्त बेहोशी की हालत में थी। वो उसे एक पावर इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद वो होश में आ जाती है और वो भी अब क्योंकि एक IMF की एजेंट थी तो सभी दुश्मनों का सामना करना स्टार्ट करती है। मीनवाइल लिंडसे ईथन से कहती है कि अपने माइक्रोफोन को बंद करो कुछ सेकंड्स के लिए, मुझे तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है वो मैं आपको इस कहानी के एंड में बताऊंगा। अब इस धुआंधार फायरिंग के बीच में कैसे तैसे करके जैन और डेक्लन उन्हें पहुंचा देते हैं हेलीकॉप्टर के अंदर, मगर इनके पीछे एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर भी लगा था। इसी बीच ये जब दुश्मनों से बचकर भाग रहे थे तभी लिंडसे के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। जब ईथन उसके सर को स्कैन करता है तो पता चलता है कि उसके नाक के जरिए किसी ने एक छोटा बॉम्ब उसके सर तक पहुंचा दिया है और सिर्फ 40 सेकंड के अंदर वो बम फटने वाला था। ये लोग कैसे तैसे करके इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस बम को डिफ्यूज करना चाहते थे, मगर शॉक मशीन को चार्ज होने के लिए करीब 50 सेकंड चाहिए थे और जब तक उसकी शॉक तैयार होती तब तक वो बम फट चुका था और बेचारी लिंडसे वहीं पर मारी जाती है। ईथन वहां पर जाकर भी कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसने ये बात ठान ली थी कि वो डेवियन को मौत के घाट पहुंचाकर ही छोड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है IMF के ऑफिस में और यहाँ पर उसके डायरेक्टर थियोडोर और वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर मसग्रेव भी शामिल था। थियोडोर का कहना था कि तुमने इतने बड़े मिशन को अंजाम देने से पहले हमारी इजाजत क्यों नहीं ली, जबकि मसग्रेव का कहना था कि अगर हम लिंडसे को नहीं बचाते तो एक काबिल ऑफिसर को खो देते। जिस पर थियोडोर मसग्रेव को ही गालियां सुनाता रहता है और ईथन को लिंडसे की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। जिसके बाद फ्यूनरल का दिन आता है और यहाँ पर ईथन को लिंडसे की पुरानी यादें आती है कि कैसे उसने उसे कितना अच्छा ट्रेन किया, वो अभी तक की उसकी सबसे बेस्ट ऑफिसर थी। तभी ईथन के पास में एक मैसेज आता है कि लिंडसे ने बर्लिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा था। उस मैसेज के अंदर एक मैग्नेटिक माइक्रोडॉट था। बेसिकली मैग्नेटिक माइक्रोडॉट एक माइक्रोचिप यानी कि हमारी SD कार्ड की तरह होता है जिसमें काफी सारे फोटोज और वीडियोस को स्टोर करके रखा जा सकता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है IMS के ऑफिस में और यहाँ पर हम कंप्यूटर टेक्निकल एक्सपर्ट बेंजी को देख पाते हैं जो कि इस मैग्नेटिक माइक्रोडॉट के ऊपर अपना काम करना चालू करता है। वो बताता है कि इसके अंदर एक वीडियो फुटेज तो है लेकिन उसके क्लस्टर को जोड़ने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। वहीं हम ईथन को देखते हैं जो कि अब जूलिया के साथ अपने रिश्ते और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही उसके साथ शादी कर लेता है। तभी कहानी के एक पुराने एक्टर लूथर मतलब जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, पिछली 2 मूवीज में भी ईथन के साथ ही काम कर रहा था। उसे ये पता चलता है कि इस वक्त ओवेन डेवियन इटली के रोम शहर में मौजूद है। जो काम सालों से हमारा डिपार्टमेंट नहीं कर पाया उसे हम अंजाम देंगे और ये लोग अपनी पूरी तिकड़म लगा के पहुंच जाते हैं रोम में, जहां पर ये DHL सर्विस के डिलीवरी बॉय बनकर रोड पर अपनी गाड़ी को खराब होने का बहाना बनाकर पास ही मौजूद एक चर्च की टाइट सिक्योरिटी में घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ ईथन के पास में एक ऐसी गन थी जिससे जैमर भी फेंका जा सकता था और ऊपर से रस्सी भी फेंकी जा सकती थी। जैमर यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जैम कर देने वाला इक्विपमेंट। सिक्योरिटी ऑफिस में जो लोग बैठे थे वो कैमरे को एक्सेस नहीं कर पाते। वहीं रस्सी की मदद से सीधा पहुंच जाता है ईथन दीवार के पीछे और अपने आप को एक पादरी बनाकर चर्च में एंटर कर जाता है। इन सभी ने अपना अपना नाम रखा हुआ था, जहां पर जैन का नाम था अल्फा, ईथन का नाम ब्रावो, डेक्लन का नाम चार्ली और लूथर का नाम डेल्टा। इन्हें आप एक मिलिट्रिकल पॉइंटर्स की तरह भी देख सकते हैं। जो लोग आर्मी या फिर NCC में होंगे उन्हें अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा का मतलब मालूम होगा। जहां एक तरफ जैन एक बड़ी लैम्बोर्गिनी कार में उस चर्च के अंदर एंट्री करती है, वहीं दूसरी तरफ डेल्टा यानी कि लूथर पानी के रास्ते पाइप्स को काट काट कर इंटरनली उस चर्च में पहुंच चुका होता है। जब जैन चर्च के अंदर पहुंचती है तो वो डेवियन की करीबन 50-60 फोटोज खींचकर सीधा लूथर को ट्रांसफर कर देती है और यहाँ लूथर डेवियन का एक नकली फेस बनाने लगता है। हमने पिछली फर्स्ट एंड सेकंड मूवीज में देखा है कि कैसे ईथन अपने चेहरे बदल बदल कर सारे मिशंस को अंजाम देता है और आज फाइनली उसे देख भी लिया। खैर मुझे तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा कूल लगी। अगर आपके पास में चेहरा बदलने वाला इक्विपमेंट होता तो आप किसका चेहरा सबसे पहले बनाते, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वेलकमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जैन आकर डेवियन के शर्ट पर वाइन गिरा देती है और जैसे ही डेवियन वॉशरूम जाकर अपने शर्ट को साफ करने लगता है तो पीछे से ईथन आकर उसी का रूप बनाकर उसे बेहोश कर देता है। और अब चार्ली यानी कि डेक्लन का काम था बेहोश पड़े डेवियन को कैसे भी करके उनकी बाहर खड़ी लैम्बोर्गिनी तक पहुंचाना। बेहोश होने से पहले डेवियन के हाथों में एक बैग था जिसके अंदर रैबिट फुट नाम के एक इक्विपमेंट की सारी जानकारी थी। खैर वो तो अब ईथन के हाथ लग चुका था और वो अब अपने सिक्योरिटी के साथ में जानबूझकर जैन के साथ दोस्ती बढ़ाता है और उसी की कार में लॉन्ड्री जाकर अपने कपड़ों को धुलवाने की बात करता है। और जैसे ही जैन ईथन को लेकर अपनी कार तक पहुंचती है और जिस सीवर पर उन्होंने ट्रांसमीटर लगा रखा था वहां से नीचे निकलने का रास्ता था, ये सभी उस सीवर के जरिए आगे भाग जाते हैं और उस कार को बॉम्ब से उड़ा देते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ओवन
ओवन डेवियन जान से मारा गया। मस्ग्रेव आकर थियोडोर को ये बताता है कि जिस काम को आप नामुमकिन समझ रहे थे, ईथन ने उसे पूरा कर दिया। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है प्लेन में, जिसके अंदर ईथन की पूरी टीम डेवियन को आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स लेकर आने वाली थी। इसी बीच ईथन डेवियन से रैबिट फुट के बारे में पूछता है, मगर डेवियन उसे कुछ नहीं बताता और बल्कि उल्टा उसे धमकी देता है कि जो सलूक तू मेरे साथ कर रहा है वही सलूक मैं तेरी वाइफ के साथ करूंगा। उसे इतना रुलाऊंगा कि वो तेरा नाम चिल्लाएगी और तेरे ही सामने उसे गोली मार दूंगा। इन बातों से ईथन को गुस्सा आ जाता है और वो प्लेन के शाफ्ट्स खोल देता है, जिससे कि डेवियन वहां से नीचे लटक जाता है। मगर वो भी खुददार आदमी, बताएगा कुछ नहीं। लूथर कहता है कि हम रैबिट फुट का पता लगा ही लेंगे, इस वक्त हमें इसे सही सलामत आईएमएफ तक पहुंचाना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और ये लोग पहुंच जाते हैं कैलिफोर्निया और यहाँ आईएमएफ की गाड़ी आकर डेवियन को काफी सारे सिक्योरिटी के साथ लेकर जाने लगती है। तभी ईथन को लिंडसी का वो मैसेज भी मिल जाता है, जिसके अंदर ये बताया गया था कि हो सकता है कि हमारे आईएमएफ से थियोडोर डेवियन के साथ मिला हुआ है और वो जरूर उसे बचाने की कोशिश करेगा। इतने में ही यहाँ पर हाईटेक एयर ड्रोन की मदद से मिसाइल गिर जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पूरे ब्रिज पर अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। वहीं डेवियन के लोग उस सिक्योरिटी ट्रक पर पहुंचकर लावा फेंकते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से उसे ठंडा कर देते हैं, ताकि अगर एक हथौड़ा भी पड़े तो मजबूत से मजबूत लोहा भी कांच की तरह बिखर जाए। खैर टेक्नोलॉजी काफी कूल थी और मुझे बताने में भी मजा आ रहा है। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि आईएमएफ की पकड़ से डेवियन भाग चुका था और जैसा कि उसने ईथन से वादा किया था कि मैं तेरी पत्नी को बहुत ज्यादा तड़पाऊंगा क्योंकि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो वो सीधा जूलिया को पकड़वाने के लिए अपने कुछ लोग उसके हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं। यहाँ ईथन को भी लग चुका था कि जूलिया की जान खतरे में है, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता तब तक डेवियन के लोगों ने जूलिया को अगवा कर लिया था। मीनवाइल हॉस्पिटल के बाहर थियोडोर ने आईएमएफ के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंचा दिए थे, जो कि ईथन को पकड़ लेते हैं। अब ईथन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारी एक खास पुरानी एजेंट लिंडसी की मौत हुई, ऊपर से तुम्हारी वजह से डेवियन के लोगों ने आम जनता पर मिसाइल छोड़ी और हमारे कई सारे आईएमएफ के जवान मारे गए, और ऊपर से तुम किसी को पूछते भी नहीं हो कि कौन सा मिशन कब और कहां कैसे करना है। इसलिए बेटर यह है कि तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाया जाए। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए वहां पर मस्ग्रेव पहुंच जाता है और उसके हाथ में चुपके से एक चाकू दे जाता है और बताता है कि तुम्हारी वाइफ को डेवियन के लोग पकड़कर शंघाई लेकर गए हैं। अगर तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो कैसे भी करके रैबिट फुट को चुरा कर उसे दे दो, तो वो तुम्हारी वाइफ की जान बख्श देगा। जब लिफ्ट में ईथन को ले जाया जा रहा था तो वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, मगर ईथन भैया के हाथ में था चाकू और वो अपनी बेल्ट्स को काट कर सभी को ठिकाने लगा देता है। और अब जैसा कि आईएमएफ ने पूरे देश के अंदर ईथन के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया था, तो उसे अपने रूप बदलने आते ही थे और वो अपने एक नकली पासपोर्ट के जरिए पहुंच जाता है शंघाई, जहां पर मस्ग्रेव की मदद से उसके बाकी के टीम मेंबर्स यानी कि लूथर, जैन और डेक्लन भी पहुंच जाते हैं। अब इनका प्लान था कैसे भी करके शंघाई की हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में से रैबिट फुट को चुराना। बिल्डिंग करीब 82 फ्लोर्स की थी और ऊपर से सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि अगर कोई पास भी आना चाहे तो गोलियों से भून दिया जाएगा। जहां पर ईथन कहता है कि हम मेन डोर से नहीं, हम दूसरी बिल्डिंग से लटक कर पहुंचेंगे। डेक्लन कहता है कि ये तो सीधा मौत को दावत है, मगर ईथन भैया हमारे स्टंट के माहिर आदमी, ईथन स्टंट मतलब कुछ तो सिमिलर ही है। जहां आता है इस मूवी का लिटरली वन ऑफ द बेस्ट सीन, उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए जैन लेदर बॉल्स को एक दूसरी बिल्डिंग पर फेंकने लगती है और जैसे उनका ध्यान उधर जाता है तो ईथन एक बड़ी जंप मारकर उस मेन बिल्डिंग तक पहुंचने की कोशिश करता है जिसके अंदर रैबिट फुट मौजूद था। अब ये चोरी वहां पर हुई कैसे, हालांकि वो तो दिखाया नहीं गया, मगर ठीक 5 मिनट बाद में सिर्फ 162 मीटर की दूरी से ईथन अपना पैराशूट खोलकर पार्क तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां पर ऑलरेडी लूथर की गाड़ी मौजूद थी। इसी बीच यहाँ पर शंघाई के पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत तगड़ा चेज भी आता है यहाँ पर, कई बार तो बड़े बड़े टैंकर्स भी उसके ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, लेकिन ईथन भैया एक्शन के माहिर कलाकार। फाइनली ये लोग रैबिट फुट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद अब डील थी डेवियन तक उसे पहुंचाना, जिसके बदले वो जूलिया को छोड़ देगा। जिस पर ईथन अपनी टीम को कहता है कि यहाँ से आगे मुझे अकेले ही जाना होगा। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक लिमोजिन कार आती है लंबी वाली, और उसमें एक ड्राइवर जो कि ईथन से कहता है कि एक छोटी ड्रिंक पड़ी है उसे पी लो, और जैसे ईथन उसे पीता है उसे अपनी पुरानी यादें, अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए लम्हे याद आने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद वो पहुंच चुका होता है डेवियन के अड्डे पर। अब यहाँ कहानी में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्हें ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है कि एक एक्सप्लेनर काम में आता है जहाँ वो छिपी हुई बारीकियां कहानी की आप लोगों के सामने लेकर आता है। तो मुद्दा ये था कि डेवियन आकर ईथन से कहता है कि असली रैबिट फुट कहाँ पर है, जिस पर ईथन कहता है कि मैंने जो तुम्हें रैबिट फुट ला करके दिया है वो असली ही है, मगर डेवियन उसकी बात नहीं मानता और उसी की आंखों के सामने उसकी वाइफ जूलिया को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। बेचारा ईथन कुछ नहीं कर पाता और बहुत रोने लगता है, और फिर होता है इस कहानी का प्लॉट रिवील। जो इनका मेन इक्का था वो था
जॉन मस्ग्रेव जो कि डीवीन के साथ मिला हुआ था। वो आकर ईथन से कहता है कि तुम IMF के सारे एजेंट्स किसी भी चीज की रेप्लिका बनाने में बहुत होशियार होते हो, और डीवीन को यही शक था कि तुमने जो रैबिट फुट उसे लाकर दिया है वो असली है या नकली, इसलिए उसने अपनी ट्रांसलेटर बहार शुमेक को तुम्हारे सामने मार दिया, और उसके मुंह पर भी तुम्हारे जैसे चेंज करने वाले मास्क थे, जिसकी वजह से तुम्हें ये लग रहा था कि उसने जूलिया को मारा। खैर, जूलिया अभी भी जिंदा है और तुम्हारे पास में रैबिट फुट के लिए कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो तुमने ला करके दिया वो असली ही था। तो ईथन कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं कि जूलिया इस वक्त भी जिंदा है। तो यहाँ जॉन अपने आदमियों को कॉल करके जूलिया से ईथन की बात करवाता है। ईथन उससे पूछता है कि पहली बार हम किस पार्क में मिले थे, जहाँ जूलिया उसका सही जवाब देती है। इससे ईथन को ये तो पता लग गया था कि जूलिया इस वक्त भी जिंदा है, और वो फटाफट से उसके हाथ पर जोरदार बटका भरता है और उसके फोन को हाथ में लेकर अपने हाथों को ब्लेड से खोल देता है और सीधा फोन लगाता है IMF के कंप्यूटर टेक्निकल एक्सपर्ट बेंजी को, और कहता है कि इस फोन से जो लास्ट कॉल हुई है उसकी लोकेशन ट्रैक करके मुझे बताओ। जहां पर बेंजी बताता है कि तुम्हारी बिल्डिंग से करीब 1 मील दूर वो दूसरी बिल्डिंग है जहां से कॉल आया था। अब फोन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते ईथन सीधा 1 मील दूर फटाफट से 10 मिनट में भागकर पहुंचता है। अब यहाँ कहानी में अगेन काफी तगड़ा एक्शन आता है, हालांकि इसे भी एक्सप्लेन करूंगा तो ऑलमोस्ट ये वीडियो मोर देन 30 मिनट हो जाएगी। तो कहानी को सीधा सिंप्लीफाइड करते हैं। इस वक्त इस फाइटिंग में पहुंच चुका था डेवियन, जिसने वही कैप्सूल ईथन के सर में भी डाल दिया था जो कि उसने लिंडसी के सर में डाला था, और अब ईथन के पास में सिर्फ 5 मिनट थे। इन 5 मिनटों में ईथन सभी को ढेर करके फटाफट से जूलिया के हाथ खोलता है और उसे एक राइफल देता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे शॉक देना है, जिसकी वजह से मैं 5 मिनटों के लिए ऑलमोस्ट डेड हो जाऊंगा। उन 5 मिनटों तक अगर तुम्हारे ऊपर किसी ने भी वार किया तो ये लो बंदूक, इससे कहते हैं मैगजीन, और हाथ को उठाकर सीधा निशाना लगाना, तुम चूकोगी नहीं। मतलब देख रहे हो ईथन का माइंड कितना शार्प है। उसे ये पता था कि 5 मिनट के लिए जब वो बेहोश हो जाएगा तो उन 5 मिनटों में जूलिया अपना बचाव कैसे करेगी, और सेम वैसा ही होता है। यहाँ पर उसके पास में 3 गुंडे आते हैं जिसे कि जूलिया फर्स्ट टाइम हाथ में गन उठाई हुई भी पेल के रख देती है, जिनमें कहानी का डबल एजेंट जॉन मस्ग्रेव भी था। अब जैसा कि पेशे से जूलिया एक सर्जन थी तो वो ईथन को CPR देना चालू करती है, और थोड़ी देर बाद में ईथन भी जाग जाता है, और इसी के साथ ये लोग असली रैबिट फुट लेकर शंघाई से निकल जाते हैं। खैर, अब इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर देने के बाद में थियोडोर भी उसे शाबाशी देता है, और IMF ने जितने भी इल्जामात ईथन पर लगाए थे वो सारे के सारे माफ भी हो जाते हैं। इसी के साथ थियोडोर ईथन को कहता है कि तुम्हें व्हाइट हाउस में बुलाया जा रहा है, क्या तुम अपने अगले मिशन के लिए तैयार हो? जिस पर ईथन कहता है कि पहले तो मैं अपने हनीमून पर जाऊंगा, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, इस ऑल काइंड ऑफ डिटेलेशन के साथ में ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में फटाफट से मैं इसका 4th पार्ट यानी कि मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the movie called MI4, या फिर इसे मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। अभी तक की इन चारों देखी गई मूवी में से मुझे पर्सनली 4th पार्ट ज्यादा पसंद आया। रीजन है इंडिया की शूटिंग और कुछ इंडियन कैरेक्टर्स जिसमें अनिल कपूर भी शामिल है। हाल ही में MI7 यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेथ रिकॉग्निंग का ऑलरेडी ट्रेलर आ चुका है, तो मैंने सोचा है कि उसकी पूरी सीरीज को शुरुआत से एक्सप्लेन करूं। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना क्योंकि वो भी बहुत बेहतरीन मूवीज हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर दिखाया जाता है, जहां पर IMF यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स का एक नया एजेंट हानावे गुंडों से न्यूक्लियर कोड्स की फाइल को चुराकर IMF के हेडक्वार्टर्स तक ले जाना चाहता था। लेकिन तभी एक असासिन, मतलब चोर भी कह सकते हैं इसे, मरु नाम की लेडी आकर इसे जॉन से मार देती है और उस न्यूक्लियर कोड्स वाली फाइल को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रशिया के मॉस्को शहर में, और यहाँ की जेल में हमारी कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट एक कैदी की तरह पड़े होते हैं। जुर्म था 6 साइबेरियंस को जान से मार देने का। अब उनकी जान क्यों ली गई है वो मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगा। इन बिटवीन ईथन को बचाने के लिए यहाँ पर 2 एजेंट्स बेंजी और कार्टर पहुंच जाते हैं। अब एक बहुत खास बात बताता हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मूवी की जब भी स्टार्टिंग होती थी तो एक बारूद की रस्सी को जलते हुए दिखाया जाता था, मगर बम कहाँ फटता था वो कभी दिखाते नहीं थे। तो इस बार डायरेक्टर्स ने उस चीज को इम्प्लीमेंट किया है और यहाँ पर एक जलती बारूद की रस्सी को जेल के नीचे की दीवार पर लगा दिया गया था, जहाँ से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बेंजी और कार्टर उसमें जाकर के जेल के सारे CCTV और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद जेल की सभी दीवारें सभी के सभी कैदियों के खाने बेंजी की उंगलियों पर थे और वो एक एक करके सभी के लॉक खोलता जा रहा था। इसमें से काफी सारे कैदी बाहर निकलकर पुलिस के साथ लड़ने लगते हैं, कुछ का आपसी मतभेद होता है तो बहुत फाइटिंग होती है। मीनवाइल टॉम क्रूज भी बाहर निकल जाता है, लेकिन
लेकिन बाहर जाने की बजाय वो अंदर जाकर फाइट करने लगते हैं। बेंजी मना करता है कि अंदर जाकर के मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, हम तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईथन भैया को यहाँ से एक बॉगडॉन नाम के शख्स को भी बचाना था और वो भरी कुटाई में घुसकर बॉगडॉन को बचाकर वहां से ले आते हैं। बॉगडॉन को अब तक ही लग रहा था कि ईथन एक रशियन है, क्योंकि वो अभी तक उससे रशिया में बात कर रहा था, लेकिन जब वो उससे इंग्लिश, मतलब कहानी तो हिंदी में डब है, हिंदी में बात करता है तो वो शॉक हो जाता है। तो जैसा कि मिशन इम्पॉसिबल का की एलिमेंट है कि हर मूवी के अंदर ईथन को छोड़कर उसके बाकी के 2 पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, हेलीकॉप्टर ऑपरेटर, साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग और मिशन में फाइटिंग और गोलीबारी करने के लिए दूसरे एजेंट्स। तो इस बार में भी 2 नए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर में लूथर की जगह बेंजी को रख लिया गया था और टीम में एक और नई एजेंट थी जिसका नाम है कार्टर। खैर, मैंने लूथर को बहुत मिस किया, अगर आपने भी मिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। लेकिन हाँ, कहानी के एंड में उनका एक छोटा सा कैमियो जरूर है। तो यहाँ ईथन भैया को अपनी टीम से पूछना था कि मुझे तुमने बचाया क्यों, जहां पर कार्टर बताती है कि अभी हमारे पास में खबर आई है मरु नाम की एक असैसिन जिसने न्यूक्लियर कोड्स को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए हेंड्रिक्स नाम के शख्स से सौदा कर लिया है। तो हमें कैसे भी करके मरु से वो फाइल वापस लेकर के आनी है। वहीं ईथन को आईएमएफ की तरफ से मैसेज आता है। अब जैसा कि हर मूवी के अंदर दिखाया गया है कि ईथन को कभी फर्स्ट मूवी में एक फ्लॉपी डिस्क से मैसेज आया था, फिर सेकंड मूवी में एक चश्मे से मैसेज आया था और थर्ड मूवी के अंदर एक कोडैक के कैमरे में मिशन था। तो वैसे ही इस 4th मूवी में एक टेलीफोन बूथ में उसको एक मिशन मिलता है कि हेंड्रिक्स नाम का एक साइंटिस्ट, जिसकी मेंटेलिटी ऑलमोस्ट थैनोस जैसी है, जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है ताकि वो वापस से रिबिल्ड होकर अच्छे से जी सके। तो उसे न्यूक्लियर कोड्स चाहिए, उसके बाद में उसे उस सैटेलाइट और सबमरीन की लोकेशन भी चाहिए जहां से इस न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ा जा सके। और ये दोनों ही चीज की इंफॉर्मेशन तुम्हें मॉस्को शहर के क्रेमलिन में मिलेगी। अब यहाँ इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 घंटे हैं और तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। एंड एज यूजुअल, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन दे देने के जस्ट 5 सेकंड के बाद में वो चीजें बूम हो जाया करती थी, तो इस बार हुई नहीं थी। तो ईथन जाकर एक मुक्का पेलता है उसमें और वो बूम हो जाती है। ओके, सो क्रेमलिन अगर इसे एक्सप्लेन करूँ तो जिस तरीके से जोधपुर में मेहरान फोर्ट है, जयपुर के अंदर आमेर फोर्ट है, तो वैसे ही रशिया के मॉस्को शहर में क्रेमलिन नाम का एक फोर्ट है, जो कि एक मतलब टूरिस्ट प्लेस है जहां पर लोग आते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। तो वहां ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है कि कौन सी सबमरीन के अंदर किस सैटेलाइट को हैक करने से न्यूक्लियर कोड्स काम आ जाएंगे और किसी चुनिंदा शहर को उड़ाया जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं हेंड्रिक्स के हाथ ना लग जाए, इसीलिए ईथन और बेंजी जाकर हेंड्रिक्स से पहले उसे चुराने की कोशिश करते हैं। और रूप बदलने में तो आईएमएफ के एजेंट्स वैसे ही माहिर हैं, तो ये एक बड़े ऑफिसर का रूप बना लेते हैं। वहीं कार्टर एक गुब्बारे में एक कैमरे को फिट करके एक चिमनी में गिरा देती है। अब ये एक कैमरा कम ट्रांसमीटर था जिसकी मदद से आपस में ये लोग कम्युनिकेशन भी कर सकते थे और ऊपर से रेडियस के अंदर रहकर सब चीजों पर नजर भी रख सकते थे कि कौन कहाँ आ रहा है, कैसे क्या जा रहा है। बड़े एडवांस इक्विपमेंट है आईएमएफ के पास में, काश हमारे पास भी ऐसे होते। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, बेंजी और ईथन क्रेमलिन के उस सीक्रेट चेंबर तक पहुंच चुके थे जहां पर नेशनल सीक्रेट्स पड़े थे, एज लाइक एज सबमरीन की लोकेशंस, सैटेलाइट्स की लोकेशन और भी काफी सारे सीक्रेट्स। तो ये लोग वहां पर एक होलोग्राफिक इमेज के थ्रू वहां के सिक्योरिटी गार्ड को पागल बनाने की कोशिश करते हैं। एंड लिटरली ये होलोग्राफिक इमेज इतनी बड़ी थी कि पूरी लॉबी कवर कर रही थी और उसमें एक ट्रैकिंग डिवाइस भी था जो कि सिक्योरिटी गार्ड की आंखों को ट्रैक कर रहा था। तो ये लोग उस मशीन से सीधा पहुंच जाते हैं सीक्रेट चेंबर में। लेकिन यहाँ ईथन को पता चलता है कि उन लोकेशंस वाली कैसेट्स को ऑलरेडी किसी ने चुरा लिया है ईथन की चुराने से पहले। और वो कौन था? मतलब कहानी का लीड विलन हेंड्रिक्स। और ऊपर से हेंड्रिक भाई साहब ने उनके कम्युनिकेशन डिवाइस को हैक करके उसे पब्लिकली कर दिया और ये लीक कर दिया, बॉस काम हो चुका है, यहाँ पर बम फूटने वाला है, जितना जल्दी हो सके निकलो। अब पब्लिकली बात हो चुकी तो पुलिस को भी ये खबर चल जाती है कि हमारे क्रेमलिन में किसी ने सीक्रेट चैम्बर में जाकर के कुछ सीक्रेट कैसेट्स को चुराया है। तो सारी पुलिस इनके पीछे लग जाती है। ऊपर से बॉम्ब ब्लास्ट का भी खतरा जो था वो सब सुनकर हैरान हो चुके थे और बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। ईथन भैया बेंजी और कार्टर को कहते हैं कि तुम दोनों अपनी जान बचाकर अलग अलग भागो, मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा कि कहां पर मिलना है। और फिर वो अपना जैकेट उल्टा करके पहनते हैं। मतलब मजा आ गया यार, डबल जैकेट। मगर इतने में ही सचमुच क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट वहां की मौजूदा पब्लिक घायल हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। ऊपर से ईथन भैया भी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो अपने हाथों में हथकड़ी पाते हैं। यहाँ पर लियोनार्ड नाम का एक लोकल पुलिस ऑफिसर ईथन को ये कहता है कि हमने तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिकेशन सुन ली है कि तुम्ही ने सीक्रेट चैम्बर्स में से जाकर कैसेट्स को चुराने की कोशिश करी, ऊपर से क्रेमलिन में एक बहुत बड़ा धमाका भी कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इतने में ही वहाँ की नर्स आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर धमकी देना और सिगरेट पीना अलाउ नहीं है, ये एक हॉस्पिटल है। अब मूवी का नाम है घोस्ट प्रोटोकॉल, तो घोस्ट की तरह ईथन भैया उनकी नजरों के सामने से ही गायब हो जाते हैं। लियोनार्ड ईथन को ढूंढने के लिए खिड़की में आता है, तब वो देख पाता है कि ईथन भैया
करीब 6वें माले से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। तो लियोनार्ड कहता है भैया वापस आ जाओ। जहाँ ईथन भी नाटक करता है उसके पास आने का, लेकिन वो तो उसकी चाल थी। वो फटाफट से पैंट में से बेल्ट निकालकर ऊपर के तार से लटक कर नीचे जाती हुई गाड़ी के ऊपर कूद जाता है। अब हालांकि हॉस्पिटल के मरीज थे तो पैर में चप्पल थी नहीं, तो यहाँ पर घोस्ट की तरह ईथन भैया किसी के कपड़े, किसी का मोबाइल तो किसी के जूते चुरा कर अपनी टीम से और IMF के हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकालो। इन बिटवीन कहानी का विलन यानी कि हेंड्रिक्स पहुंच जाता है रशिया के एक ऐसे साइंटिस्ट के घर पर जिसे कि न्यूक्लियर कोड्स को चेक करना आता था। इस बंदे का नाम होता है लिनकर्स। अब जैसा कि ईथन ने हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया था तो यहाँ पर उसे बचाने के लिए IMF के सेक्रेटरी और डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट आ जाते हैं। डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट यानी कि हमारे हॉकाय क्लिंट बार्टन मार्वल वाले। इस मूवी में भी ये एक छिपे हुए एजेंट का काम कर रहे हैं। खैर वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। अब यहाँ पर सेक्रेटरी का ईथन से कहना था कि तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी IMF को बंद कर दिया गया है, ये पूरी सर्विस शट डाउन कर दी गई है, क्योंकि रशिया में जो इतना बड़ा धमाका हुआ उन्होंने US गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया और US गवर्नमेंट ने IMF को पूरी तरीके से बंद कर देने के आदेश पारित कर दिए हैं। और ऊपर से मैं जो तुम्हें लेने के लिए आया हूँ अब तुम्हें भी US में जाकर जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारे सर पर बंदूक रखकर अगर इस जगह से भागने की कोशिश करो और इस मिशन में कामयाब हो जाओ तो IMF फिर से कुछ ना कुछ US गवर्नमेंट के साथ बात करके वापस आ सकती है। जिस पर ब्रांड कहता है कि सर ये तो आप उसे सीधा सीधा क्लू दे रहे हो यहाँ से निकलने का। खैर ब्रांड और बार्टन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और इसका फेस देखते ही मुझे क्लिंट बार्टन की याद आ रही है, तो मैं ब्रांड की जगह बार्टन नाम यूज करूंगा, तो थोड़ा समझ लेना। अब इतने में ही यहाँ पर लोकल पुलिस ऑफिसर्स लियोनार्ड के थ्रू इन पर गोलियां बरसाना शुरू हो जाती है। इस बीच सेक्रेटरी की जान चली जाती है और इनकी कार का बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सीधी जाकर पानी में गिर पड़ती है। ऊपर से सारे पुलिस ऑफिसर इनके ऊपर धड़ाधड़ गोलियां चलाते हैं, जहाँ पर ईथन एक फ्लेम का इस्तेमाल सेक्रेटरी के हाथ में लगाकर बॉडी को पानी में छोड़ देता है और सारे शूटर्स उस पर गोली चलाने लगते हैं और पीछे से बार्टन और ईथन बचकर वहां से निकल जाते हैं। बार्टन कहता है कि तुम्हें यह आइडिया आया कहां से कि एक लाश को तुम पानी में छोड़ दोगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ऊपर से वो गोलियां भी उस पर चलाते रहेंगे। जहां पर ईथन बहुत बढ़िया बात कहता है कि वो लोग पानी में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे और मैंने जस्ट उन्हें एक निशाना दे दिया, तो जाहिर सी बात है वो सभी उस पर गोलियां चलाएंगे, तो हम बचकर निकल गए। और वैसे भी पुलिस वालों में इतना दिमाग होता नहीं है। खैर यहाँ से निकल भागने के लिए सेक्रेटरी ने ऑलरेडी ईथन के लिए रेलवे स्टेशन की एक बोगी 426 का इंतजाम कर रखा था, जिसके अंदर ये दोनों ही भाग करके पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें बेंजी और कार्टर भी मिलते हैं। अब ये चारों एक तरीके से IMF के आखिरी एजेंट्स थे, क्योंकि अब तो ऑलरेडी IMF खत्म हो चुकी है। अगर IMF को वापस से लाना है तो इन्हें ये साबित करना था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हेंड्रिक्स ने करवाया है और ऊपर से हेंड्रिक्स को रंगे हाथ पकड़वाना भी था, ताकि इनके ऊपर जो इल्जाम लगाए वो हट सके और दुनिया भी बच सके। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हेंड्रिक्स, जिसे अभी ये पता है कि कौन सी सैटेलाइट हैक करने से, किस सबमरीन से कांटेक्ट करने पर न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ा जाए, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल को लगते हैं न्यूक्लियर कोड्स जो कि मरु नाम की एक असासिन ने चुराए थे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, सबमरीन की लोकेशन चुराई गई मॉस्को से, कोड्स चुराए गए लंदन में, और अब इन दोनों की डील होने वाली है दुबई में। तो अब यहाँ ईथन और उसकी टीम का काम था कैसे भी करके दुबई पहुंचना और उन कोड्स को चेंज कर देना और हेंड्रिक्स को रंगे हाथ पकड़ लेना। इस काम के लिए उन्हें जिस भी चीज की जरूरत थी वो सारी चीजें इस बोगी में मौजूद थी, एज वेल एज गन्स, कैमरास, ट्रांजिस्टर्स, कुछ खुफिया गैजेट्स यानी कि बम धमाके करने वाले, दीवार पर चिपकने वाले, फेस को चेंज करने वाले, बहुत सारे फर्जी पासपोर्ट्स और ढेर सारी करेंसी। इनकी मदद से ये लोग पहुंच चुके थे दुबई और यहाँ इनका मिशन था बुर्ज खलीफा में। अब यहाँ बेंजी का प्लान था बुर्ज खलीफा को पूरी तरीके से हैक कर लेना ताकि उसकी नजर हर एक CCTV कैमरे पर जा सके, मगर दिक्कत की बात ये थी कि बुर्ज खलीफा के कैमरेज और वहाँ की जो साइबर नेटवर्किंग थी वो मिलिट्री ग्रेड की थी, यानी कि उसे बाहर से हैक नहीं किया जा सकता था, अंदर जाकर खुद की चिप लगाकर ही हैक किया जा सकता था। और फिर आता है लिटरली इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जिसकी वजह से आई थिंक ये मिशन इम्पॉसिबल सीरीज जानी जाती है। बहुत तगड़े स्टंट और बहुत ही भयंकर मिशन की वजह से ईथन भैया के हाथ में थे कांच पर चिपकने वाले ग्लव्स और उनकी मदद से ये लोग 110वीं मंजिल पर थे और इन्हें 128वीं मंजिल तक पहुंचना था। मतलब ऑलमोस्ट 15 माले ईथन हंट चिपक कर पहुंचने वाला था, मगर रास्ते में दिक्कत ही हो जाती है कि एक ग्लव काम करना बंद कर देता है। फिर भी ईथन हार नहीं मानता और सिर्फ एक ही हाथ यानी कि जो उसका लेफ्ट हैंड बचाता उसकी मदद से 128वीं मंजिल पर पहुंचकर कांच काटने वाले कटर की मदद से उस फ्लोर में उतरकर खुद की चिप लगा देता है ताकि बेंजी अपने हैकिंग के काम को सही तरीके से कर सके। ऊपर से जब तक ये सारा काम चल रहा था, मीनवाइल यहाँ कार्टर और बेंजी मिलकर कमरों के नंबर्स अदल बदल देते हैं, क्योंकि मरु को इन कोड्स के बदले हीरे मिलने वाले थे और हेंड्रिक्स का जो आदमी था वो यहाँ पर लिनकर्स को लेकर के आया था उन कोड्स को चेक करने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं।
लेकिन इस डील को अगर डायरेक्टली रोकेंगे तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे और सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ये लोग बड़ी स्मार्टली एक बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं कि कार्टर बनेगी मरु और वहीं पर बार्टन और ईथन बनेंगे हेंड्रिक्स, और डील होगी अलग अलग कमरे में। यहाँ बार्टन की आंखों में एक ऐसा लेंस लगा दिया जाता है जिससे कि 2 बार क्लिक करने से फोटो क्लिक हो जाती है। सबसे पहले मरु से मिलने के लिए बार्टन और ईथन पहुंचते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की फोटो क्लिक करते करते सीधा कार्टर तक पहुंचाते जाते हैं। उसके पास जो ब्रीफ केस था उसमें एक इनबिल्ड प्रिंटर भी था जिसके अंदर से फटाफट से फोटोज के प्रिंट निकलते जाते हैं और सारे न्यूक्लियर कोड्स अब लेंसकर्स के सामने थे। लेकिन तभी यहाँ पर मरु को शक हो जाता है और इन सभी के बीच में फाइटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। हालांकि इस फाइटिंग में मरु को लात पड़ जाती है और वो बुर्ज खलीफा से गिरकर मारी जाती है, मगर इसी बीच हेंड्रिक्स वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ईथन हार नहीं मानने वाला था क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका था आईएमएफ को बचाने का। अगर उसके हाथ हेंड्रिक्स नहीं लगता तो वो और पूरी की पूरी आईएमएफ खतरे में आ जाती। इसलिए वो कार से उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक दुबई में एक बहुत बड़ा रेत का बवंडर आ चुका था जिसकी वजह से हर जगह रेत ही रेत फैल चुकी थी। अब क्योंकि ईथन उन बिल्डिंग्स पर चढ़ रहा था तो उसके पास ग्लासेस थे, तो उनकी मदद से ग्लासेस पहनकर वो हेंड्रिक्स का पीछा करना शुरू करता है। लेकिन तब तक हेंड्रिक्स एक कार लेकर निकल जाता है। यहाँ पर अगेन कार चेज भी होता है इनके बीच में। खैर ये बहुत लंबा कार चेज था, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट, इसलिए डायरेक्ट कंक्लूजन पर आते हैं। ईथन के हाथ से हेंड्रिक्स निकलकर भाग चुका था। अब वो आता है बार्टन के पास और कहता है कि तुम आखिर हो कौन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंटल एक्सपर्ट को इतना अच्छा लड़ना नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट को आता है। और तुमने आज जिस तरीके से बंदूक का इस्तेमाल किया और उनसे फाइटिंग करी वो एक एजेंट ही कर सकता है। अब तो ईथन के बाकी की टीम मेंबर्स यानी कि बेंजी और कार्टर को भी बार्टन पर शक होने लगता है। लेकिन ईथन के लिए ये मैटर ज्यादा जरूरी नहीं था, जरूरी था हेंड्रिक्स, और उसे पकड़ने के लिए उसे दुबई का एक ऐसा शख्स चाहिए था जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन माफिया किस वक्त कहां पर क्या कर रहा है, जिसका नाम था द फॉग। और यहाँ पर उसे लेने के लिए आता है फर्स्ट मूवी से मैक्स का सेक्रेटरी। अगर आपने फर्स्ट मूवी देखी होगी तो ये लंबे बाल वाला कैरेक्टर आपको याद होगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि दुबई में मैक्स बैठी होगी और वही इन सारे इलीगल कामों पर नजर रखती होगी, लेकिन मैक्स नहीं थी, शायद पता नहीं चेंज कर दिया डायरेक्टर ने। और सबसे खास बात ये थी कि द फॉग का जो भाई था यानी कि बॉगडॉन, जिसे इस मूवी के स्टार्टिंग में ईथन ने बचाया था, और ये रीजन था कि द फॉग ईथन की मदद करने के लिए तैयार था। ईथन उसे कहता है कि मैं हेंड्रिक्स नाम के एक शख्स की तलाश में हूँ, उसने ऑलरेडी हमसे न्यूक्लियर कोड्स चुरा लिए हैं और वो अब एक सीक्रेट सैटेलाइट को हैक करने के लिए पहुंच रहा है, मगर वो सैटेलाइट है कहां पर और वो किस सबमरीन से कांटेक्ट करेगा ये हमें नहीं पता। क्या तुम इसमें हमारी मदद कर सकते हो? जिसमें द फॉग कहता है कि वो अभी इंडिया के मुंबई शहर में गया है, जहाँ की सैटेलाइट में अगर न्यूक्लियर कोड्स डाले जाएं तो अंटार्कटिका की सबमरीन एक्टिवेट हो जाएगी, जिससे वो पूरे के पूरे यूएस को उड़ाने वाला है। अब ये जो द फॉग है ये एक्चुअली पैसों के बदले काम करता है। तो पहले तो इसने हेंड्रिक्स की मदद करी थी मरु से मिलवाने के लिए ताकि वो इसे न्यूक्लियर कोड्स ला कर दे। अब इसने ईथन की मदद कर दी ताकि ये हेंड्रिक्स को पकड़ सके। अब उसके बाद में कॉल कर देता है लियोनार्ड को भी ताकि वो ईथन को पकड़ सके। खैर इंसान का जमीर है कि क्या है, पैसों के बदले कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ कहानी में थोड़ी सी डीप कॉन्वर्सेशन है तो मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि कहानी की शुरुआत में ईथन हंट, जिसे कि 6 साइबेरियंस की मर्डर के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया गया था, तो हुआ ये था कि ईथन और उसकी वाइफ जूलिया पर कुछ लोग जान से हमला करने के लिए आने वाले थे, मगर आईएमएफ के एक एजेंट बार्टन, जिसे ये मिशन मिला था कि इन दोनों को जान से बचाना है और ईथन को ये पता नहीं लगने देना है कि बार्टन उनकी सुरक्षा ही कर रहा है। अब एक दिन होता यह है कि जब ईथन वॉकिंग करने के लिए निकलता है तो बार्टन उसके पीछे पीछे चला जाता है और 2 लोगों को जूलिया की सिक्योरिटी के लिए छोड़कर जाता है, मगर जब तक बार्टन वापस आता है जूलिया वहां से गायब थी और उसकी लाश मिलती है 3 दिन बाद में, और वो भी इस हालत में कि किसी को भी उसका फेस रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पाया। यानी कि एक तरीके से बार्टन अपने मिशन में फेल हो चुका था और ईथन को गुस्सा आया था उन लोगों पे, मतलब उन 6 गुंडों सर्बियंस पे जिन्होंने उसकी वाइफ को मारा था। तो सीधा ईथन जाकर उन्हीं 6 गुंडों को यानी कि सर्बियंस को जान से मार डालता है और यही रीजन था कि इस मूवी की शुरुआत में हमें ईथन जेल में दिखाया गया था। आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से कहानी के मस्त और सबसे बेहतरीन मोमेंट्स स्टार्ट होते हैं क्योंकि शूटिंग इंडिया में हो चुकी है और जिन भाई साहब की ये सैटेलाइट थी इनका नाम था ब्रिजनाथ यानी कि अनिल कपूर। इनके घर पर इन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी जहाँ पर ये तैयार होकर पहुंच जाते हैं सभी लोग, और ईथन भैया के पास आ चुका था एक और मिशन। अब इस मिशन में इन्हें करना ये था कि कैसे भी करके इस पार्टी से ब्रिजनाथ को अलग करके इन्हें सैटेलाइट के रीएक्टिवेशन कोड्स चाहिए थे ताकि अगर हेंड्रिक्स चालू भी कर दे तो ये लोग उसे बंद कर पाए। वहीं बार्टन का काम था ब्रिजनाथ के घर के नीचे बने नेटवर्क सेंटर में जाकर के सैटेलाइट को ही पूरी तरीके से हैक कर लेना, और वहां पर वो खुद की चिप लगाने के लिए पहुंचा था। बेंजी ने उसे एक ऐसा सूट दिया था जिससे कि वो हवा में फ्लोट कर सके क्योंकि जमीन पर बहुत गर्मी थी और सिर्फ एक सूट ही उसकी जान बचा सकता था। ऑलमोस्ट बार्टन अपनी कामयाबी पर था, उसने चिप
भी एक्सचेंज कर ली थी, सैटेलाइट हैक होने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बार्टन के गिरने से वो चिप भी टूट जाती है। यानी कि अब ये लोग सैटेलाइट को हैक नहीं कर सकते थे, तो अब इन्हें डायरेक्टली उस सैटेलाइट की लोकेशन तक पहुंचना था ताकि ये लोग हेंड्रिक्स को रोक पाए। अब यहाँ इंडिया की छोटी सी तंग सड़कों पर ईथन भैया चलाते हैं BMW X6 सीरीज, जो कि दिखने में सचमुच इतनी प्यारी थी, लुकिंग इतनी गुड थी कि दिल कर रहा था काश मेरे पास भी हो। खैर, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में BMW है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सी सीरीज आप यूज करते हैं, और अगर BMW नहीं है तो कौन सी खरीदने वाले हैं वो भी बता देना, चलेगा। सीन शिफ्ट होता है हेंड्रिक्स पर, जिसके पास में दोनों ही चीजें थी, यानी कि सबमरीन की लोकेशन और ऊपर से न्यूक्लियर कोड्स। यहाँ ईथन और उसकी पूरी टीम हेंड्रिक्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक हेंड्रिक्स न्यूक्लियर मिसाइल के कमांड्स दे चुका था और वो आकर यूएस पर गिरने वाली थी। अब इनके बीच में काफी फाइट होती है, बहुत सारा चेज होता है। एक बार तो उन कोड्स को पाने के लिए ईथन भैया BMW में बैठकर 4 मंजिल से सीधी डाइव भी मार देते हैं और एयरबैग की मदद से बच भी जाते हैं, लेकिन एट द एंड ये उस मिसाइल को फटने से रोक लेते हैं, मतलब डीएक्टिवेट कर देते हैं। इसी बीच यहाँ पर लियोनार्ड भी पहुंच चुका था, यानी कि रशियन पुलिस ऑफिसर। उसे अब तक ये लग रहा था कि ईथन दुनिया को खत्म कर देना चाहता है, लेकिन जब उसने मिसाइल रोकी तो उसने अब ये मान लिया कि IMF के लोग अभी भी अच्छा काम करते हैं और IMF को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। सबसे बड़ा गुनहगार हेंड्रिक्स ही था, जिसकी अभी डेथ हो चुकी है, यानी कि रशियन पुलिस और IMF दोस्त हैं। और इसी तरीके से एक और तगड़ा मिशन भी कंप्लीट होता है। अब इस मूवी के एंड में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लूथर, यानी कि पिछली 3 मूवीज में जो कंप्यूटर ऑपरेटर था, हमें वो देखने को मिलता है, और इसी के साथ इनके नए मिशंस भी इन्हें मिल जाते हैं। हालांकि पहले बार्टन उस मिशन को नहीं करने वाला था, लेकिन ईथन के जोर डालने पर अब वो भी मिशन को करने में ईथन के साथ मिल जाता है। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि ईथन की वाइफ जैसे कि मार दिया गया था, बेसिकली वो जिम्मेदारी बार्टन को दी गई थी कि सिक्योरिटी रखना उसकी वाइफ की, लेकिन ईथन कहता है कि मेरी बीवी की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं मेरी थी, और मैंने ऑलरेडी उसकी जान बचा ली थी और किसी और की लाश पुलिस वालों के सामने रख दी थी, ताकि सभी लोगों को ये लगे ईथन अब जेल जा चुका है और उसकी वाइफ मारी जा चुकी है, ताकि और दूसरे थ्रेड्स उनके ऊपर ना आ पाए। लेकिन जूलिया अभी भी जिंदा थी और ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इनकी सीक्रेट लाइफ में वापस चले जाते हैं, यानी कि एक घोस्ट की तरह ईथन गायब हो जाता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है कि इन्हें नए मिशंस कौन से मिले हैं और अब ये लोग क्या करने वाले हैं। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इसके 5th पार्ट, यानी कि MI5 मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन के लिए, जो कि मैं जल्दी इस चैनल पर लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called MI5, या फिर इसे कह सकते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन। इस पूरी फ्रेंचाइजी की सबसे खास बात है इसका एक्शन, CGI, बहुत ही बेहतरीन स्पाई इक्विपमेंट्स और हर अगले पार्ट में बढ़ते जाने वाले डिफिकल्टीज के लेवल। इस मूवी में जितना बड़ा डिफिकल्टी का लेवल है, एक बार को आपको देखकर भी आपकी सांसें रुक जाएगी। लेकिन मिशन इम्पॉसिबल मूवीज की सबसे खास बात ये होती है कि पुराने पार्ट्स में इतना कुछ ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं होती है कि बाय चांस आपने अगर इसके लास्ट पार्ट्स नहीं देखे तो आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आएगी। ये हर एक मूवी बेसिकली थोड़ी बहुत इंडिविजुअल होती है, यानी कि अगर स्टैंड अलोन भी देखना चाहे तो एंजॉय कर सकते हैं। एक दमदार स्टोरी लाइन के साथ में कड़क विजुअल इफेक्ट्स को लेकर आती है MI5। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में अमेरिका के सियाटल शहर के एक खेत खलियान में बेंजी को देख पाते हैं, जो कि गिली सूट पहनकर कुछ आतंकवादियों पर नजर बनाए रखा था। उसका मिशन था इस उड़ते प्लेन को रोकना, क्योंकि इसके अंदर जाने वाले थे बहुत ही जहरीले गैस वाले बायोजाइम गोले। अगर इनमें से एक भी किसी एक शहर पर गिरा तो पूरा शहर विनाशकारी हो जाता। मगर दिक्कत की बात ये थी कि इस वक्त बेंजी उस प्लेन के रेडियस से बाहर था, तो वो ना ही उसके इंजन, ना ही हाइड्रोलिक सिस्टम और ना ही डैशबोर्ड को कंट्रोल कर पा रहा था, और यही रीजन से धीरे धीरे वो प्लेन उसके हाथ से निकलता जा रहा था। लेकिन तभी सुपर हीरोइक एंट्री होती है कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज एज वेल एज ईथन हंट की, जो कि आप देखा ना ताऊ सीधा कूद जाते हैं प्लेन के ऊपर। इस बीच प्लेन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्लेन पर पकड़ बनाना जरूरी था, इसलिए वो सिर्फ दरवाजे को ही अपने हाथ से टाइट पकड़ लेते हैं और बेंजी को कहते हैं कि क्या तुम मशीनरी को छोड़कर क्या सिर्फ इसका दरवाजा खोल सकते हो, जिस पर बेंजी वो दरवाजा खोल देता है। और जैसे ही ईथन अंदर जाता है तब तक पायलट्स को भी खबर चल चुकी होती है कि प्लेन पर कोई तो चढ़ा है, मगर जब तक वो कोई एक्शन ले पाते ईथन भैया अपना काम कर चुके थे और वो इन सारी मिसाइल्स को लेकर हवा हो जाते हैं। और अब जैसा कि पिछले 4 पार्ट्स की डिटेल में दे चुका हूं कि फर्स्ट मूवी के अंदर एक कैसेट के थ्रू मिशन आया था, सेकंड मूवी में एक चश्मे के थ्रू मिशन आया था, थर्ड मूवी में एक कोडैक कैमरे में मिशन था, फोर्थ में एक टेलीफोन बूथ में मिशन आया था, और इस बार जो मिशन आया था वो अभी तक का सबसे अमेजिंग था,
था, क्योंकि पुरानी गोल वाली काली म्यूजिक सीडीज के अंदर जिनमें एक शार्प पिन का इस्तेमाल होता था साउंड को पाने के लिए, तो यहाँ पर उस कैसेट में फिंगरप्रिंट्स थे और जैसे ही ईथन भैया अपने फिंगरप्रिंट उसमें लगाते हैं तो एक ग्रीन स्क्रीन उनके सामने आ जाती है जिनमें उनके नेक्स्ट मिशन की सारी इंफॉर्मेशन थी। ईथन को बताया जाता है कि तुम्हारा अगला टारगेट है सिंडिकेट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टली आईएमएफ को टारगेट कर रही है और धीरे धीरे करके आईएमएफ के सभी एजेंट्स को मारते जा रही है, क्योंकि चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो, ये आईएमएफ वाले अपनी टांग अड़ाकर उस पूरे काम को खत्म कर दिया करते थे। तो सिंडिकेट ने सोचा कि अगर दुश्मनों से हाथ मिलाना है तो उन दुश्मनों के दुश्मन आईएमएफ को पहले ही खत्म कर दिया जाए तो आगे आने वाले सारे टारगेट्स इजी हो जाएंगे। खैर ये तो थी इसकी छोटी सी ओरिजिनल ब्रीफ, लेकिन ये सब कुछ भी सिंडिकेट का बिछाया हुआ एक जाल था, क्योंकि ये मिशन आईएमएफ वालों ने नहीं, ये खुद सिंडिकेट ने ही दिया था। बेसिकली वो यहाँ पर ईथन को फंसाने के लिए लेकर के आए थे, जहाँ सिंडिकेट का लीडर लेन आ जाता है और एक कांच के बॉक्स में ईथन को पैक कर देता है और एक बेहोश कर देने वाली गैस छोड़ देता है। ईथन वहां से निकलने की काफी कोशिश करता है, मगर वो कांच इतना मजबूत और टाइट था कि बहुत बार ट्राई करने पर भी वो नहीं टूटता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वॉशिंगटन डीसी में और यहाँ पर CIA के डायरेक्टर एलन हानली जूरी मेंबर्स के सामने आईएमएफ पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जब से आईएमएफ अपने वजूद में आई है उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही ही मचाई है। लेकिन ब्रांड, हमारा क्लिंट बार्टन, वो कहता है कि आईएमएफ ने भले ही चाहे थोड़ी बहुत तबाही मचाई हो, लेकिन हर बार देश और दुनिया को बचाया ही है। अगर लास्ट वाली मूवी की बात करी जाए, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, तो उस मूवी में हेंड्रिक्स नाम का एक पागल साइंटिस्ट जो कि एक मिसाइल को अमेरिका पर गिरा देना चाहता था, जिससे कि ऑलमोस्ट पूरा अमेरिका तबाह हो जाता। लेकिन अगर आईएमएफ नहीं होती तो आज कई सारे मासूमों की जान चली जाती। जहां ब्रांड की बात को काउंटर करते हुए हैनले का कहना था कि अगर ये मिशन CIA के हाथ में होता तो ना ही बॉम्ब ब्लास्ट होते, ना ही ज्यादा लोगों की जानी जाती और ना ही रशिया के मॉस्को शहर में जो क्रेमलिन है वो तबाह होता। तो जूरी मेंबर्स, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आईएमएफ को बर्खास्त कर दिया जाए। खैर अब जूरी मेंबर्स भी क्या करते हैं, इनके हाथों में पुख्ता सबूत थे कि आईएमएफ हर बार जहां पर भी जाती है तोड़ा फोड़ी तो मचाती ही है, ऊपर से आम लोगों की जान पर भी बनाती है। तो एट द एंड कंक्लूजन ही निकलता है कि आईएमएफ को बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि अब उसके कोई भी एजेंट कोई भी नए मिशन पर काम नहीं कर सकते और अगर ऐसा करते पाए गए तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। ऊपर से हेनली ब्रांड को ये प्रस्ताव देता है कि अगर आईएमएफ छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम हमारे साथ CIA में काम कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें ईथन हंट को पकड़ना है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है ईथन पर, जिसे कि अब लंदन ले आया गया था। उसके हाथ बांध दिए गए थे और यहाँ पर लेन के कुछ लोग आकर उसे खत्म करने वाले थे। अब यहाँ कहानी में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर मिस हो गई तो आगे एंड तक समझ में नहीं आएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक एजेंट जिसका नाम है एल्सा, वो भी सिंडिकेट को खत्म करना चाहती है। ऊपर से आईएमएफ भी सिंडिकेट को खत्म करना चाहता है, मगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि किसी को भी अगर जान से मारा जाएगा तो अगले दिन वैसे और दो खड़े हो जाएंगे। तो अब सॉल्यूशन ये निकलता है कि कैसे भी करके सिंडिकेट की फंडिंग को रुकवाया जाए, क्योंकि अगर फंडिंग नहीं रहेगी तो ये लोग गन्स वगैरह नहीं खरीद पाएंगे, ऊपर से कोई इलीगल एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे और फंड्स का सारा काम देखता है लेन। तो कुल मिला के शॉर्ट में स्टोरी ये है कि एल्सा को पहुंचना है लेन तक, लेकिन लेन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले उसका भरोसा जीतना पड़ेगा और लेन का भरोसा जीतने के लिए वो जानबूझकर सिंडिकेट में मिली और उनकी मदद करके उसने ईथन हंट को पकड़वाया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ लेन का विश्वास जीत सके। मगर वो इस बात को भी जानती थी कि वो अकेले उसे खत्म नहीं कर पाएगी, उसमें उसे टॉम क्रूज यानी कि ईथन हंट की मदद लगेगी। तो यहाँ पर वो ईथन की पीछे से मदद करने के लिए एक चाबी दे डालती है। अब ईथन भैया तो जस्ट मौके का इंतजार ही कर रहे थे, तो वो यहाँ पर चाबी से अपने हाथ की हथकड़ियां खोलकर मौजूदा गुंडों को पेल पाल कर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि एल्सा ने ईथन भैया की मदद करी थी, तो ईथन एल्सा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन एल्सा कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ इस वक्त चली तो मैं लेन का विश्वास नहीं जीत पाऊंगी और ऊपर से ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, तो इस वक्त तुम निकल जाओ, मगर लेन को कैसे भी करके पकड़ना ही है। यहाँ से निकलते ही ईथन सीधा ब्रांड को कॉल करके बताता है कि मैं इस वक्त लंदन शहर में मौजूद हूँ और मेरे ऊपर सिंडिकेट ने हमला किया है। ब्रांड कहता है कि क्या सिंडिकेट इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि हमेशा उन्होंने सिर्फ सिंडिकेट की बातें ही सुनी है कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो धीरे धीरे करके आईएमएफ के सारे एजेंट्स को खत्म कर देना चाहती है। हालांकि ब्रांड मदद तो करना चाहता था, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आईएमएफ को बर्खास्त यानी कि डीस्टैब्लिश कर दिया था। तो वो ईथन से कहता है कि अब ये सारा काम तुम्हें अकेले ही रहकर करना होगा, मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं मिल सकती। जिसके बाद वक्त
वक्त आगे गुजरता है 6 महीने और यहाँ पर हैनले यानी कि CIA का डायरेक्टर अपनी पूरी जान लगा देता है ईथन को पकड़ने के लिए। उन्हें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो इस वक्त पेरिस में है और ये सभी वहां पर उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ईथन भी कोई कम चालाक नहीं था। उसने पहले ही वो जगह खाली कर दी थी और वहां से कहीं दूर चला गया था, मगर इन 6 महीनों में उसने लेन के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। ईथन के लिए सब कुछ अकेले करना इतना आसान नहीं था, इसलिए डायरेक्टर हैनले को ये लग रहा था कि कोई ना कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट उसकी मदद कर रहा है। और कहानी में ये कौन हो सकता है? वो है बेंजी द कंप्यूटर एक्सपर्ट। अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसके लिए एक ट्रुथ एंड लाइन मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर बेंजी इतना होशियार था कि वहां बैठे बैठे भी उसे हैक कर लेता है और खुद की हार्ट रेट को झूठ बोलते हुए भी ट्रू के अंदर काउंट करवाता है और एक भी फॉल्स नहीं आने पर उसे छोड़ दिया जाता है। मगर हैनले जानता था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिसके बाद जब बेंजी अपनी सीट पर आकर बैठता है तो उसे वियना के ऑस्ट्रिया के ओपेरा के 2 टिकट्स मिलते हैं। यानी कि ईथन ने बेंजी को एक नया मिशन दे दिया था। वो बेंजी से कहता है कि अपने डिपार्टमेंट में कहना कि उसने ये 2 टिकट्स एक गेम में जीते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है ऑस्ट्रिया वियना में, जहाँ के ओपेरा हाउस को अटेंड करने के लिए वहां के प्रेसिडेंट भी आए थे। अब यहाँ से कहानी में बहुत सारा एक्शन है, बहुत सारी मार कुटाई है, लेकिन मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पर आता हूँ। लेन का विश्वास जीतने के लिए एल्सा को ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट को मारना था। ये बेसिकली उसका दूसरा चांस था, लेकिन ईथन प्रेसिडेंट की जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर उनके हाथ पर शूट कर देता है और जब वो झुक जाते हैं तो एल्सा का शूट मिसफायर हो जाता है। लेकिन वहां पर 2 शार्प शूटर्स और भी मौजूद थे कि अगर बाय चांस एल्सा अपने काम में कामयाब नहीं हुई तो वो दोनों प्रेसिडेंट की जान ले लेंगे। लेकिन अब जब तक ईथन भैया खड़े हैं तो कौन कैसे कुछ कर सकता है, तो बहुत सारी मारकुटाई होती है। वो जानते थे कि एल्सा बेकसूर है, तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसके साथ सबसे पहले इस ओपेरा हाउस से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी गाड़ी में प्रेसिडेंट को भी ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी उस गाड़ी का बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यानी कि ये बात तो तय थी कि कैसे भी करके प्रेसिडेंट मरना ही मरना है, मगर फिर भी एल्सा को उसकी असलियत आजमाने के लिए भेजा गया था। अब तो खैर ईथन को भी एल्सा पर शक होने लगता है कि क्या ये सचमुच उसकी मदद करने वाली है या फिर उसे और खतरे में डालने वाली है, इसलिए वो उसकी चेकिंग करता है। उसके पास 2-3 तो चाकू बरामद होते हैं, एक लिपस्टिक बरामद होती है और इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी, जिसमें ये बताया जाता है कि जल्द ही लेन CIA के हेडक्वार्टर से एक ऐसी पेन ड्राइव या फिर कहें कि ऐसी इंफॉर्मेशन चुराने वाला है जिसके थ्रू उसे बहुत सारी फंडिंग मिल जाए। लेकिन कहीं उसके लोग एल्सा को जान से मार ना दे, इसलिए एल्सा को उस वक्त गाड़ी से निकलना पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों यानी कि बेंजी और ईथन एक सेफ प्लेस पर आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं कि ये सिंडिकेट का जो लेन यानी कि जो मेन लीड है ये है कौन। और तभी ईथन बेंजी को उसकी लिपस्टिक देता है जिसके अंदर पीछे एक पेन ड्राइव थी। उस पेन ड्राइव में सिंडिकेट के मौजूद होने के बहुत सारे इंडिकेशन थे, यानी कि CIA और US गवर्नमेंट को ये लग रहा था कि सिंडिकेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मगर अब इस बात की गवाही देगा कौन? तो यहाँ पर सबसे पहले ढूंढना जरूरी था अगेन एल्सा को। मीनवाइल हम एल्सा और लेन को देख पाते हैं, जहाँ पर लेन एल्सा के सर पर शूट ही करने वाला था, लेकिन उसे वो एक और मौका देता है। वो कहता है कि ईथन यानी कि IMF का सबसे तगड़ा एजेंट, अगर तुम मेरे लिए उसे खत्म कर दो तो मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है 1 महीने बाद और ये लोग यानी कि बेंजी और ईथन कैसे तैसे करके मोरक्को में कासाब्लांका पहुंच जाते हैं, जहां पर इस वक्त एल्सा मौजूद थी अपने अगले मिशन के लिए। अब एल्सा के पास में मिशन ये था कि कैसे भी करके CIA के वर्जीनिया वाले लैंगले के हेडक्वार्टर्स में एक सीक्रेट फाइल है जिसके अंदर बड़े बड़े शहरों के बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। अगर उस कंप्यूटर से ये सारा डेटा लेकर आ पाए तो हम लेन को ऐसा करते हुए रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन उस कंप्यूटर से वो सारा डेटा निकालना आसान काम नहीं था, क्योंकि हेडक्वार्टर्स में इतने तगड़े सिक्योरिटी बैरियर्स थे कि अगर कोई मेन गेट पर गया और पहचाना गया तो वहीं गोलियों से भून दिया जाएगा। जिसके बाद में 3 अलग अलग कांच के तिजोरी जैसे बैरियर्स थे जिन्हें सिर्फ एक सीक्रेट कोड के थ्रू ही खोला जा सकता था, और बाय चांस वो भी पार हो गया तो वहां के काम करने वाले एजेंट्स की चाल ढाल को भी नोटिस किया जाता था कि अगर वो हेडक्वार्टर्स में काम करने वाला नहीं हुआ, कोई बहरूपिया हुआ, तो भी उसे हमेशा के लिए जेल में ठूस दिया जाएगा। तो मुसीबत ये है कि कंप्यूटर तक पहुंचा कैसे जाए। लेकिन एल्सा इन्हें एक सोल्यूशन बताती है कि हेडक्वार्टर्स के थोड़ी ही दूर एक बड़ी सी वाटर पंप लाइन है। अगर उसके नीचे जाकर इनके डेटाबेस से हेडक्वार्टर्स में काम करने वाले एजेंट की मेन प्रोफाइल की जगह अगर हमारे बंदे की प्रोफाइल को चेंज कर दिया जाए तो ये काम पॉसिबल हो सकता है। मगर वाटर पंप लाइन के थ्रू जाने में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 मिनट के लिए सांस रोकनी पड़ेगी, जिसमें बेंजी कहता है कि हाँ ईथन तो इस काम में बहुत होशियार है, वो तो ये काम चुटकियों में कर लेगा। और अब यहाँ से शुरू होते हैं इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट सीन्स, जहां पर ईथन और एल्सा पहुंच चुके थे वर्जीनिया के लैंगले वाले
वाले CIA के हेडक्वार्टर्स के पंप लाइन के ठीक 100 फुट ऊपर। इस पानी के प्रेशर के साथ में डायरेक्ट ईथन पहुंच सकता था वाटर टैंक डेटाबेस ऑफ CIA, जहां पर एजेंट की प्रोफाइल चेंज कर देने पर डायरेक्टली बेंजी मेन कंप्यूटर तक एक्सेस ले सकता था। एजेंट की प्रोफाइल का लॉकर नंबर था 108, मगर जैसे ही ईथन वहां पर पहुंचता है एक घूमने वाला पाइप उससे टकरा जाता है और ईथन के हाथ से दोनों प्रोफाइल गिर जाती हैं। जब तक ईथन पानी में तैरकर उन प्रोफाइल्स तक पहुंचता, वहीं दूसरी ओर बेंजी एक एक करके सारे बैरियर्स क्रॉस करके उस वॉकिंग एरिया तक पहुंच चुका था। सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि अगर ईथन ने वो प्रोफाइल चेंज नहीं करी तो पहले तो बेंजी को भी पकड़ लिया जाता और उसके बाद में टैंक क्लीन करके इन दोनों को भी जान से मार दिया जाता। मगर वक्त रहते कैसे तैसे करके ईथन उन प्रोफाइल्स को चेंज करने में कामयाब हो जाता है। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसके शरीर की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, 3 मिनट की टाइमलाइन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी और उससे बेहोशी आ जाती है और वो पानी में गिर जाता है। तभी वहां पर भगवान के वरदान की तरह एल्सा पहुंच जाती है, जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, और वहां से आकर वो फटाफट से ईथन की जान बचाकर उसे ले जाती है। इसी बीच बेंजी भी वहां के डेटा को कॉपी करने में कामयाब हो जाता है और ये सभी एक अंडरग्राउंड टनल में मिलते हैं। ईथन की शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सचमुच वो मौत से 1 सेकंड से बचकर बाहर निकल कर आया है। उसकी तो ठीक से प्रॉपर अभी तक आंखें भी नहीं खुली थी। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट, एल्सा उसे धोखा देकर पेन ड्राइव लेकर भाग जाती है। अब अगेन यहाँ पर कहानी में बहुत बढ़िया सीन आने वाले हैं, लेकिन हाँ इसी बीच एक चीज बताना भूल गया मैं। CIA की तरफ से ब्रांड और लूथर को भेजा गया था ईथन को पकड़ने के लिए, मगर ये तो अनफॉर्चुनेटली ईथन के दोस्त ही थे, तो ये तो उल्टा उसकी मदद ही करेंगे किसी भी मिशन को पूरा करने में। अब यहाँ आगे आगे एल्सा, उसके पीछे लेन के लोग, और लेन के लोगों के पीछे था ईथन, और ईथन के पीछे थे लूथर और ब्रांड। तो कुल मिला के बहुत तगड़ा चेज होता है। एट द एंड कंक्लूजन में निकलता है कि सिर्फ 2 ही बचते हैं, मतलब नंबर 1 पर एल्सा भागती है और उसके पीछे हमारे ईथन भैया। बाइक को फुल स्पीड में करके ये लोग एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, और मेरे हिसाब से अभी तक की 4 और 5 मतलब ये जितनी भी मूवीज आई हैं उनमें से सबसे बढ़िया चीज ये था, क्योंकि ईथन ने राइडिंग सूट भी नहीं पहना था और ऊपर से इतनी बड़ी बाइक को झुक करके चलाने से उसके घुटने तक घिस रहे थे। वैसे हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, टॉम क्रूज के पास में ऑलमोस्ट सारे लाइसेंस हैं, मतलब 2 व्हीलर का लाइसेंस, 4 व्हीलर का लाइसेंस, प्लेन चलाने का लाइसेंस, पानी में जहाज चलाने का लाइसेंस, ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं सारे पड़े हैं टॉम क्रूज के पास में असलियत में। क्या आप लोगों को ये बात पता थी? अगर पता थी तो वेरी गुड, और अगर कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस सीन के कंक्लूजन में ये निकलता है कि एल्सा ईथन को धोखा देने में कामयाब हो जाती है और उस पेन ड्राइव को लेकर सीधा अपने ब्रिटेन गवर्नमेंट के मेन हेड एटली के पास जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन देती है कि मैं अब इसे लेकर के सिंडिकेट में लेन से मिलने वाली हूँ ताकि उसका विश्वास जीत सकूं। लेकिन ब्रिटेन का ये गवर्नमेंट एजेंट एटली उसे कहता है कि वो इससे ज्यादा खुश नहीं होगा, उसे खुश करने के लिए तुम्हें ईथन को जान से मारना होगा। जिस पर एल्सा का कहना था तुमने मुझे उसका विश्वास जीतने के लिए और उसकी टीम में शामिल होने के लिए कहा था। अब ईथन को जान से मारने की बात कहां से आ गई, और वो उसकी बात नहीं सुनती और पेन ड्राइव को लेकर वहां से निकल जाती है। अब यहाँ पर IMF के लोगों की सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, ये लोग जहां पर भी जिस भी मिशन में किसी भी इक्विपमेंट को चोरी करते हैं तो हैंड टू हैंड उसकी कॉपी बना लेते हैं। तो ईथन बेंजी से पूछता है कि मुझे विश्वास है तुमने इसकी कॉपी जरूर बना ली होगी, जहां पर बेंजी कहता है कि यार ये तो कोई पूछने की बात है। अब ये लोग उस चुराई गई फाइल के सारे डेटा को कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये फाइल 3 सिक्योरिटी लॉक से सिक्योर्ड थी, जिसमें थर्ड वाला तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसमें लगने वाले थे ब्रिटेन के प्रेसिडेंट के फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, और ऊपर से उनकी तरफ से बोला गया एक जुमला जिसे कि गैस करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। वहीं इस पेन ड्राइव की सेम कॉपी जब एल्सा लेकर पहुंचती है लेन के पास में, तो लेन के लोग बोलते हैं कि ये तो खाली है। तो एल्सा को याद आता है कि जब वो अपने बॉस एटली के पास बैठी थी तो उसने अपने फोन में वो सारा डेटा निकाल लिया, और अब तो खैर एल्सा की जान पर बनाई थी। तो यहाँ लेन कहता है कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो वापस से ईथन के पास जा और कैसे भी करके मुझे वो डेटा अगेन ला करके दे। जहाँ एल्सा ईथन के साथ एक मीटिंग फिक्स करती है। ईथन उसे बताता है कि अगर बाय चांस तुम वो डेटा ले भी मुझसे जाती तो भी खोल नहीं पाते, क्योंकि उसमें 3 बड़े बड़े सिक्योरिटी लॉक्स हैं, जिसमें ब्रिटेन के प्रेसिडेंट का रेटिना, फिंगरप्रिंट्स, और ऊपर से उनकी तरफ से बोला गया एक ऐसा जुमला, मतलब की शायरी कहते हैं उसे, जब ये मिलेंगे तभी लॉक खुलेगा और तभी उसके अंदर का डेटा मिलेगा। तो यानी कि अब इनका फाइनल प्लान था ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को ही अगवा कर लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्रेट ब्रिटेन में, और एक बहुत बड़ी पार्टी के अंदर आज खुद प्रेसिडेंट आने वाले थे। अब जैसा कि ब्रांड हालांकि काम तो ईथन के लिए कर रहा था, मगर अपने दायित्व यानी कि अपनी जो ओथ थी उसने CIA के लिए खा ली थी, तो वो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट को अवेयर करना चाहता था कि आज उनके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है या फिर आज उन्हें अगवा करने की कोशिश हो सकती है। ब्रांड ये बात सीधा हेनले को बताता है और हेनले जाकर एटली को
बता देता है और एटली कैसे तैसे भागकर प्रेसिडेंट के पास आता है और कहता है कि सर आपको एक सीक्रेट रूम में अभी के अभी आना होगा क्योंकि कुछ लोग आपको यहाँ से अगवा करके ले जाने वाले हैं। और यहाँ पर रिवील होता है कि एटली और कोई नहीं टॉम क्रूज ही होता है, यानी कि ये लोग आईएमएफ वाले फेस बदलने में तो बहुत ही माहिर थे। तो ईथन ने गवर्नमेंट एजेंट ब्रिटेन का जो था एटली उसी का रूप बनाकर प्रेसिडेंट को एक नींद की दवा दे दी। ये एक ऐसा ड्रग्स कह सकते हैं कि जिससे बॉडी तो पैरालाइज्ड हो जाती है मगर फेस और बोलने की शक्ति बराबर रहती है। सबसे पहले उनके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर रेटिना चेक किया जाता है और उसके बाद में उनकी तरफ से बोला गया एक जुमला कंप्यूटर में फीड किया जाता है और जैसे ये तीनों चीजें मिलती है वो पेन ड्राइव अनलॉक हो जाती है जिसके अंदर की ब्रांडिंग, होल्डिंग, ऑफिशियल फंड्स, सॉन्स बैंकिंग और इसी के साथ कैपिटल कॉर्पोरेशंस जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद थे। मतलब ये सारी बैंक डिटेल्स थी उसमें पेन ड्राइव में। तो ईथन भैया ये सारी चीजें याद कर लेते हैं और पेन ड्राइव में ड्रिल करके पेन ड्राइव को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। अब इस बीच कहानी में ये होता है कि कुछ लोग जो मतलब लेन के गुंडे लोग हैं ये बेंजी को कैद करके ले जाते हैं। तो ईथन लेन के साथ में ये डील करता है कि मैं तुम्हें वो सारे अकाउंट नंबर बताऊंगा लेकिन उसके बदले तुम्हें बेंजी को छोड़ना पड़ेगा। तो लेन कहता है कि लाओ पेन ड्राइव दो। तो ईथन कहता है कि वो तो मैंने याद कर लिए हैं, चाहिए तो ये एक बैंक अकाउंट का नंबर है, इसमें से पैसे ट्रांसफर करके देख लो। तो यहाँ पर लेन उसमें से 50 मिलियन ट्रांसफर करके देखता है और वो मतलब सही तो था ही। तो डील में ये शामिल था कि बेंजी के बदले अब ईथन को लेन के पास जाना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त बेंजी के शरीर पर एक बॉम्ब लगा हुआ था और इस वक्त लेन उससे बेंजी की आंखों में लगे लेंस के थ्रू देखकर बेंजी से जो शब्द कह रहा था वो बेंजी ईथन को कह रहा था। तो अब डील के मुताबिक उसका ये बम और कॉन्टेक्ट लेंसेज वगैरह हटा दिए जाते हैं और अब लेन के लोग ईथन को पकड़ने वाले थे लेकिन लेन कहता है कि मुझे ये बंदा जिंदा चाहिए। तो यहाँ पर अगेन बहुत सारी कुटाई होती है। ईथन भैया एल्सा की बंदूक लेकर लेन के लोगों को बहुत मारने लगते हैं। एट द एंड गुस्से में आकर लेन को खुद आना पड़ता है ईथन को पकड़ने के लिए, मगर ईथन भागते भागते एक कार गैराज में छिप जाता है और जब लेन महाराज उसके पीछे से पकड़ने के लिए आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि ये तो ईथन का ऑलरेडी प्लान था और जैसे मूवी की स्टार्टिंग में लेन ने उसे कांच के बॉक्स में कैद कर दिया था सेम टू सेम वैसा ही एक कांच का बॉक्स ईथन ने लेन के लिए बनवाया था और उस पर भी बेहोशी की दवाई छोड़ दी जाती है और उसे भेज दिया जाता है सीधा पुलिस के पास। और अब केस की सुनवाई होती है जहां पर सिंडिकेट का एग्जिस्टेंस मान लिया जाता है और आईएमएफ ने जो दुनिया को बचाया उसके लिए उसे थैंक्स भी बोला जाता है और अगेन आईएमएफ का वजूद क्रिएट कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी के एंड में खास बात ये होती है कि अब सीआईए का जो मेन डायरेक्टर था यानी कि हेनले अब वो भी आईएमएफ के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यानी कि MI5 मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन खत्म होती है। सो गाइज आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट MI6 जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Yes, so hello everyone, हितेश here and today we're gonna talk about the movie called MI6 या फिर इसे कह सकते हैं मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। 2018 में आई मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की ये लास्ट मूवी है और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज ये सीरीज खत्म हो चुकी है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इसका 7th पार्ट यानी कि मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 7 डेथ रिकॉग्निंग जस्ट आने ही वाला है। तो उसके लिए आप इस सीरीज को देखकर अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि कहानी में कौन से कैरेक्टर्स किस पोजीशन पर किस लेवल पर काम कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स आपको पता चल सके। आप लोगों का कमेंट सेक्शन में सिर्फ 2 वर्ड्स का कमेंट होता है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज, लेकिन उन 2 शब्दों को पूरा करने के लिए करीब 2 हफ्ते की मेहनत लग जाती है। अगर मैं आपकी डिमांड को पूरा कर सकता हूं तो मेरी भी एक छोटी सी डिमांड है आप लोगों से, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की शुरुआत में ही एक शख्स आकर ईथन हंट यानी कि कहानी के लीड एक्टर टॉम क्रूज को एक एनवेलप थमा देता है और हमेशा की तरह इस बार भी ईथन को एक न्यू मिशन मिला था और इस बार का जो उसका डिवाइस था वो थी एक किताब जिसके अंदर ब्लड रिकॉग्नाइजेशन से उसे उसका नया मिशन मिलने वाला था। उस किताब के अंदर एक प्रोजेक्टर था जिसमें ये बताया जाता है कि 2 साल पहले तुमने जिस सोलोमन लेन को पकड़ा था उसी की टीम के आज भी कुछ लोग एक्टिव हैं जिन्हें अपोस्टल्स के नाम से जाना जाता है। 2 साल पहले जब कश्मीर में स्मॉल पॉक्स की महामारी हुई तो उसके जिम्मेदार भी अपोस्टल्स के लोग ही थे जो कि इंटरनली सोलोमन लेन के लिए काम किया करते थे। इस मिशन का लीडर था जॉन लार्क जिसकी आइडेंटिटी आज भी छिपी हुई है, मगर उसी का साथी डेलब्रूक जिसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है तो हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है और अब हमें पता चला है कि इनका अगला मिशन दुनिया की 1/3 सिविलाइजेशन को खत्म कर देना है जिसमें वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करने वाले हैं और इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर 3 प्लूटोनियम के गोले लगने वाले हैं। अब इस वक्त ये प्लूटोनियम के गोले अपोस्टल्स के पास में नहीं है, मगर ये लोग जल्द ही उसे चुराने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर ईथन का
मिशन है इन अपोस्टल से पहले इन तीनों प्लूटोनियम के गोलों को चुरा लेना और इस तबाही को रोक लेना। और हमेशा की तरह ईथन को यही अलर्ट दिया जाता है कि इस मिशन में अगर तुम किसी भी तरह से पकड़े जाते हो या फिर मारे जाते हो तो IMF का तुम्हारी तरफ से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अगर इस मिशन को स्वीकार करते हो तो वेलकम। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस बर्लिन। यहाँ ईथन, बेंजी और लूथर उन प्लूटोनियम के गोले की डील करने के लिए आए थे। डीलर ने उन प्लूटोनियम गोलों के बदले करीब 200 मिलियन कैश मांगे थे इनसे। लेकिन जैसे ही लूथर पैसों से भरा बैग डीलर के पास लेकर जाने वाला था तभी वहां की लाइट चली जाती है और एक थर्ड पार्टी आकर गोलीबारी करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच ईथन भी अपनी बंदूक निकाल लेता है और एक एक करके उन गुंडों को मारने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच वो सभी लूथर को पकड़ लेते हैं और ऊपर से उसे जान से भी मारने वाले थे। हालांकि इस वक्त ईथन के सामने कार थी और सामने खुला रास्ता था और ऊपर से प्लूटोनियम भी उसके पास पड़े थे। वो चाहता तो कैसे भी करके वहां से निकलकर भाग सकता था, लेकिन ईथन ने ऐसा नहीं किया और अपने दोस्त की जान बचाने के चक्कर में अपने हाथ से प्लूटोनियम गवा दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेलब्रुक पर, जिसे कि ऑलरेडी CIA के एजेंट्स ने पकड़ रखा था। इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में था और यहाँ टीवी में एक न्यूज चल रही थी कि अपोस्टल्स अपने काम में कामयाब हुए। उन्होंने कई सारे बम धमाके करके मासूमों की जान ले ली और अब वो एक नए मिशन की ओर हैं, मगर इस सीक्रेट मिशन किसी को भी पता नहीं है। डेलब्रुक के पास में उसका एक फोन था जिसके अंदर इस पूरे मिशन की जानकारी थी, मगर ये फोन अनलॉक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ डेलब्रुक ही जानता था और वो इस फोन को अनलॉक नहीं कर रहा था। ईथन और लूथर का कहना था कि सारी तबाही के जिम्मेदार तुम हो। जहाँ डेलब्रुक उनसे पूछता है कि मैं इस हॉस्पिटल में कब से हूँ, जहाँ लूथर उसे बताता है कि करीब 2 हफ्तों से तुम यहीं हो और इन्हीं 2 हफ्तों में पूरी दुनिया में कई सारी तबाही मच चुकी है। ईथन डेलब्रुक से जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें तभी दूंगा जब तुम ये ऐलाननामा टीवी पर पब्लिकली चलाओगे। बेसिकली इस ऐलाननामे में ये लिखा था कि दुनिया में जितनी ज्यादा तबाही होगी उतना ही ज्यादा अमन होगा। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल न्यूज थी और इसे चलाने से दुनिया भर में दंगे भी हो सकते थे। हालांकि कोई भी इस बात पर एग्री नहीं होना चाहता था, लेकिन उन्हें जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन मिलना जरूरी था और वो फोन अनलॉक करना भी जरूरी था। इसी चक्कर में ईथन को अपने हेडक्वार्टर से कॉल करवाकर उस न्यूज रिपोर्टर को ये सारी PDF भेजने पड़ते हैं कि इसे पब्लिकली रीड किया जाए। और जैसे ही वो न्यूज रिपोर्टर उस न्यूज को रीड करता है तो डेलब्रुक हंसने लगता है और कहता है कि इस न्यूज की वजह से तो अब और भी ज्यादा बम धमाके होंगे, तबाही मचेगी और हम लोग हमारे मिशन में कामयाब होते जाएंगे। तो मैं जॉन लार्क की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना, लाओ फोन लाओ। और जैसे ही वो अपने इस फोन को अनलॉक करता है तभी हमें पता चलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं, ये तो CIA एजेंट्स का एक सेफ हाउस था जहां पर ये पूरा ढोंग रचाया गया था। हमने फर्स्ट वाली मूवी में भी देखा था कि कैसे लोग कमरों की डायरेक्शंस को चेंज करके उन्हें एकदम अलग बना देते हैं ताकि किसी को भी कुछ पता ना चले। ये सारा चाल ईथन का था और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि डेलब्रुक का एक्सीडेंट 2 हफ्ते पहले नहीं सिर्फ 1 घंटे पहले हुआ था, जिसे नशे की हालत में रखकर उन्होंने उसे ये बताया कि तुम 2 हफ्तों से बेहोश थे। और जो न्यूज रिपोर्टर न्यूज रीड कर रहा था वो था हमारा बेंजी, जिसे कि एक नकली मास्क लगा दिया गया था। जिसके बाद ईथन की मुलाकात CIA सेक्रेटरी हैनले से होती है और वो उसे बताता है कि ये जो प्लूटोनियम थे ये तुमसे चुराकर एक व्हाइट विडो का ग्रुप लेकर के गया है। ये लोग इस वक्त लंदन में है और तुम्हें जॉन लार्क बनकर के व्हाइट विडो से मिलना पड़ेगा ताकि तुम उन प्लूटोनियम को वापस से सही हाथों में लेकर आ पाओ और यही तुम्हारा अगला मिशन है। इतने में वहां पर एरिका नाम की CIA चीफ पहुंचती है और कहती है कि मैंने गवर्नमेंट से ऑलरेडी बात कर ली है, इस मिशन को अकेला ईथन हंट नहीं करेगा क्योंकि वो जब भी जहां भी जाता है लोगों की जानें लेता है और हर बार तबाही मचती है। इस काम में हमारा एक खास एजेंट वॉकर भी शामिल है। और यहाँ मुझे देखकर सचमुच बहुत खुशी हुई क्योंकि वॉकर और कोई नहीं बल्कि सुपरमैन हेनरी कैविल है, जिसे हमने जस्टिस लीग में और स्टैंड अलोन मूवीज में भी देखा है। तो पर्सनली ये जोड़ी इतनी तगड़ी थी कि मजा ही आ गया देखकर। और सच कहूं तो इस कास्ट ने ही इस मूवी में जान फूंक दी है। ओके, सो कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ईथन को हमेशा से ही किसी भी मिशन में अकेला काम करना पसंद था। कोई भी दूसरा आदमी जब भी आता मिशन के अंदर गड़बड़ कर दिया करता था और यही रीजन था कि ईथन वॉकर के साथ काम करना नहीं चाहता था। लेकिन अब जैसा कि गवर्नमेंट के आदेश हैं तो हेनरी कैविल भाई साहब यानी कि वॉकर तो उनके साथ काम करने वाला ही था। अब यहाँ पर ईथन का ये प्लान था कि वो जाएंगे असली वाले जॉन लार्क के गले में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसके फेस का नकली मास्क बनाएंगे और व्हाइट विडो से जाकर प्लूटोनियम की डील करेंगे। इन्हें एक चलते प्लेन से सीधा लंदन की एक बड़ी कांच की बिल्डिंग पर उतरना था जहाँ पर एक बड़ी पार्टी होने वाली थी। मगर इसी बीच मौसम बिगड़ जाता है और एक बिजली आकर वॉकर पर गिरती है और इसी बीच उसका ऑक्सीजन पाइप भी निकल जाता है। जब ईथन उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता तो वो फटाफट से जाकर अपना ऑक्सीजन मास्क वॉकर को देता है और उसकी जान बचा लेता है। कैसे तैसे करके उसका पैराशूट खोलकर जब ये लोग बिल्डिंग पर लैंड करते हैं तो यहाँ वॉकर उससे कहता है कि लगता है बिजली के झटकों ने तुम्हारा ऑक्सीजन पंप गिरा दिया, अपनी जान को बचा कर रखना ईथन अगले मिशन तक। खैर यहाँ पर हम व्यूअर्स
वॉकर की नासमझी भी देख पाते हैं कि एक तो इथन ने उसकी जान बचाई और वो उल्टा उसी पर ही शेर हो रहा था। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन ही निकलता है कि ये लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं और असली वाले जॉन लार्क को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर आपने कई सारी इंस्टा रील्स में और यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा कि हेनरी कैविल और टॉम क्रूज मिलकर एक चाइनीज के साथ धड़ाकेदार फाइट करते हैं। इस फाइट के कंक्लूजन में ये निकलता है कि इनकी जो इंजेक्शन जिससे वो इस जॉन लार्क को बेहोश करने वाले थे वो तो गिर जाती है, मगर वॉकर एक बड़े लैपटॉप से जॉन का सर फोड़ देता है। और जब ये लोग उसको टॉयलेट में बिठाकर उसका फेस रिकॉग्नाइज करने वाले थे तो पता चलता है कि लैपटॉप भी टूट चुका है, यानी कि ये लोग फेस को चेंज नहीं कर सकते। और अब नहीं चाहते हुए भी ईथन को अपने असली फेस के साथ में व्हाइट विडो के साथ मिलकर प्लूटोनियम की डील करनी थी। इस वक्त यहाँ पर एल्सा भी पहुंच जाती है जो कि एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एजेंट थी। अब क्योंकि एल्सा ईथन की दोस्त थी तो वो ईथन को ये बताने आई थी कि अगर बाय चांस तुमने जॉन लार्क बनकर व्हाइट विडो के साथ में डील करी तो यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे एजेंट आकर जॉन लार्क को जान से खत्म कर देना चाहते हैं ताकि उनका मिशन कभी कंप्लीट हो ही ना। मगर ईथन जानता था कि सिर्फ जॉन लार्क को खत्म कर देने से ही तबाही नहीं रुकेगी, उन प्लूटोनियम को सही हाथों में पहुंचाना भी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो पहुंच जाता है व्हाइट विडो के पास में। अब ऑलरेडी एल्सा ने तो चेतावनी दे ही दी थी, तभी वहां पर गवर्नमेंट एजेंट्स आकर जॉन लार्क यानी कि ईथन हंट पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। अब वो अपनी जान और इसी के साथ साथ व्हाइट विडो की भी जान बचाकर एक सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं। यहाँ में व्हाइट विडो का घर दिखाया जाता है, मतलब घर तो क्या है, वो एक तरीके से महल है और यहाँ पर उसके सारे लीगल काम चल रहे थे। कोई बम बना रहा है तो कोई बंदूक बना रहा है, तो काफी सारे स्मगलिंग के काम भी चल रहे हैं। खैर व्हाइट विडो यहाँ पर ईथन हंट यानी कि जॉन लार्क को थैंक्स भी कहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, लेकिन धंधा धंधा होता है। अगर प्लूटोनियम चाहिए तो उसके बदले उसकी कीमत भी देनी पड़ेगी और इस बार व्हाइट विडो की कीमत थी सोलोमन लेन। ये नाम सुनते ही ईथन हंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लग जाती है क्योंकि 2 साल पहले उसने बहुत मेहनत करके उसे पुलिस में पकड़वाया और अब वापस से उससे छुड़वाना फायदे का सौदा नहीं था। लेकिन अगर दुनिया को बचाना है और प्लूटोनियम हासिल करना है तो ये डील करनी ही थी। अब बेसिकली यहाँ पर इस काम में ईथन हंट को एक बड़ी टीम लगने वाली थी जिसमें व्हाइट विडो उसकी मदद करने वाली थी, लेकिन ईथन ये बात जानता था कि इसके लोग नासमझ हैं, बिना बात गोली चलाने में हिचकेंगे नहीं और इस बीच काफी सारे पुलिस वालों की और आम पब्लिक की जान चली जाएगी। तो नेक्स्ट डे जब पुलिस वाले सोलोमन लेन को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने वाले थे तो यहाँ ईथन व्हाइट विडो के सारे गुंडों को एक ट्रक में पटककर दूसरी सड़क पर छोड़ देता है और खुद ही सोलोमन लेन को अपने टीम मेंबर्स यानी कि लूथर और बेंजी की मदद से छुड़वाने की कोशिश करता है। एंड एज यूजुअल मिशन इम्पॉसिबल की मूवी है तो बाइक चेज, कार चेज, रोड पर बड़े धमाके और इसी के साथ तगड़ा एक्शन तो नेसेसरी है। तो बहुत सारी मार कुटाई के बाद में कार को इधर उधर दौड़ा के ईथन बचा लेता है सोलोमन लेन को और उससे पहुंचने लगता है अपने सेफ प्लेस पर। लेकिन तभी वहां पर एक शूटर आकर सोलोमन पर गोली चलाने लगती है और वो और कोई नहीं, वो होती है एल्सा। खैर एल्सा ने उस पर गोली क्यों चलाई वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात आती है ईथन और ईथन की टीम पर, जहां ये लोग सोलोमन लेन को अपने एक सेफ प्लेस पर लेकर आ जाते हैं और सबसे पहले गवर्नमेंट का लगाया गया ट्रांसमीटर निकालकर खुद का ट्रांसमीटर गले में फिट कर देते हैं। और अब बारी थी व्हाइट विडो के साथ डील की, यानी कि सोलोमन लेन को देना और तीनों प्लूटोनियम के गोले लेना। मगर इस पूरे चेज के अंदर व्हाइट विडो के काफी सारे लोग मारे गए थे, जैसे कि मारा गया था उस बाइकर यानी कि एल्सा की वजह से। तो व्हाइट विडो कहती है कि मेरी प्राइस अब बढ़ चुकी है, उन प्लूटोनियम के बदले तुम्हें सोलोमन लेन भी देना होगा और इसी के साथ साथ उस किलर को भी मेरे पास लाना होगा जिसने मेरे लोगों को जान से मारा। इसी बीच ईथन का पीछा करते करते एल्सा वहां पर पहुंच जाती है। तो ईथन एल्सा से कहता है कि आखिर तुम सोलोमन लेन को मारना क्यों चाहती थी, अगर वो मर जाता तो मैं प्लूटोनियम की डील नहीं कर पाता। जहां पर एल्सा बताती है कि मैंने सोलोमन के साथ में करीब 2 सालों तक अंडरकवर रहकर काम किया सिर्फ उसका विश्वास जीतने के लिए, मगर आज पुलिस मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही। उन्हें ये लगता है कि मैं आज भी अपोस्टल्स का हिस्सा हूं और मैं एक उग्रवादी हूं। अगर मैं हमारी गवर्नमेंट के लिए सोलोमन लेन को खत्म कर देती हूं तो मेरे ऊपर से लगे हुए चार्जेस सारे के सारे हट जाएंगे और यही रीजन था कि मैं सोलोमन लेन को जान से मारना चाहती थी। लेकिन ईथन उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर लगे हुए सारे चार्जेस भी हटा दूंगा, मगर इस वक्त मेरा सबसे मेन काम है उन प्लूटोनियम के गोलों को हासिल करना जिसमें अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। व्हाइट विडो ने सोलोमन लेन और इसके साथ तुम्हारी डिमांड करी है तो तुम्हें मेरे साथ में व्हाइट विडो के पास चलना पड़ेगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है उनके सेफ प्लेस पर जहां इस वक्त CIA सेक्रेटरी हेनले भी पहुंच चुके थे और उनका ईथन से कहना था कि तुमने अगेन अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है इस पूरे कांड में कितने सारे पुलिस वाले और आम सिविलियंस की जान गई, और अगर हमने सोलोमन लेन को आजाद छोड़ दिया तो फिर न जाने कितने लोगों की जान जाएगी। जहां ईथन का कहना था कि सर इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट मिशन प्लूटोनियम है, अगर वो एक बार हाथ में लग गया तो इस सोलोमन लेन को तो हमने पहले भी पकड़ा था, हम फिर से पकड़ लेंगे। मगर हेनले उसकी बात नहीं मानता और जोर जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए ईथन बेंजी को सोलोमन लेन बनाकर व्हाइट विडो के पास भेजने वाला
वाला था और असली वाले लेन के पास में वॉकर को छोड़ दिया जाता है ताकि वो उस पर नजर बनाए रखे। अब यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि असली जॉन लार्क और कोई नहीं बल्कि वॉकर ही था जिसने अपनी आइडेंटिटी इतने टाइम से रिवील नहीं करी थी और ऊपर से वो CIA के अंदर बैठकर इतने सारे लोगों की जान ले रहा था। मगर यहाँ कहानी में एक और ट्विस्ट भी आता है। कुर्सी पर बैठा सोलोमन लेन असली वाला नहीं बल्कि वो बेंजी था और ईथन जिसको लेकर के गया था वो वाला असली था। एक्चुअली ईथन को पहले से ही वॉकर पर शक था, लेकिन अपने शक को यकीन में बदलने के लिए उसने ये चाल चली। अब जैसे जैसे सारे राज खुल रहे थे तो फाइट होना तो लाजमी था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस फाइट में CIA सेक्रेटरी हेनली को चाकू लग जाता है और वहां से जॉन निकलने में कामयाब हो जाता है। मगर अच्छी बात ये थी कि जॉन के भागने से पहले लूथर ने उसके गले में वैसा ही एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया था जो कि उन्होंने सोलोमन लेन के गले में लगाया था। अब जैसे जैसे जॉन आगे भागता जा रहा था पीछे पीछे ईथन भी उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। अब यहाँ पर बहुत लंबा चेज होता है। कभी ईथन को पकड़ने के लिए पुलिस आ जाती है तो कभी उसे मारने के लिए गुंडे वहां पर आ जाते हैं ताकि जॉन वहां से निकलकर उस प्लूटोनियम की लॉन्च लोकेशन तक पहुंच सके। अब इस पूरे चेज में ईथन की मदद करता है बेंजी जो कि जॉन के ट्रांसमीटर को ट्रैक करता जा रहा था और ईथन को सारी लोकेशंस बताता जा रहा था कि लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, जंप मारो या फिर ऊपर चढ़ो। एट द एंड ईथन जॉन तक पहुंच तो जाता है और जॉन के पास में भी मौका था उसे जॉन से मार देने का, मगर वो ये चाहता था कि जब ये सारा ब्लास्ट करे तो ईथन जिंदा रहे और अपनी आंखों से दुनिया की एक तबाही सिविलाइजेशन की मौत को देखे। अब यहाँ से होता है कहानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि सोलोमन लेन भी छूट चुका था, ऊपर से जॉन लार्क के पास में प्लूटोनियम के 3 गोले भी आ चुके थे और ये लोग इस वक्त थे इंडिया के कश्मीर में जहां से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होना था। अब क्योंकि जॉन के गले में ट्रांसमीटर लगा था तो उसका पीछा करते करते ईथन, एल्सा, लूथर और बेंजी भी कश्मीर पहुंच जाते हैं। अब इनका पहला टास्क था कैसे भी करके प्लूटोनियम को ढूंढना और उस बड़े एक्सप्लोजन को रोकना। इन प्लूटोनियम के गोलों की खास बात ये थी कि इनके अंदर रेडिएशन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, लेकिन इस वक्त ये जिस प्लेस पर मौजूद थे वो एक मेडिकल कैंप था और वहां पड़ी सभी दवाइयों में से रेडिएशन ही रेडिएशन निकल रहा था। तो बेंजी भी ये ट्रैक नहीं कर पाता कि आखिर किसके अंदर वो सारे एक्सप्लोजिव पड़े हैं। लूथर बताता है कि सिर्फ एक ही तरीके से हम बड़े एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं, अगर डेटोनेटर ऑन हो जाए और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाए तो लास्ट के 10 सेकंड्स में अगर उस डेटोनेटर से मेन की निकाल दी जाए तो ये एक्सप्लोजन रुक सकता है। हालांकि ये सुनने में तो बड़ा आसान था, लेकिन अगर बाय चांस काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और टाइम पर की को नहीं निकाला गया तो दुनिया की 1/3 सिविलाइजेशन खत्म हो जाती। अब इतने में जॉन और लेन को भी ये मालूम चल चुका था कि ईथन यहाँ पहुंच चुका है, तो लेन उस एक्सप्लोजन को स्टार्ट करवा देता है, यानी कि काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था और ऊपर से वो रिमोट लेकर के भाग जाता है जॉन हेलीकॉप्टर में बैठकर। ईथन इस बात को जानता था कि ये उसके पास में लास्ट मौका है, अगर उसने उस डेटोनेटर में से की नहीं निकाली तो प्लूटोनियम फट जाएगा। तो वो पीछे के हेलीकॉप्टर के लगेज से बंधी हुई रस्सी पर लटक जाता है और एक हेलीकॉप्टर में कैसे तैसे चढ़ जाता है। मीनवाइल हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि लास्ट मूवी में हमने जो जूलिया को देखा था जिसकी शादी ईथन से होने वाली थी, वो भी उसी मेडिकल कैंप में मौजूद थी, जिसकी मुलाकात लूथर से होती है और लूथर जूलिया को बताता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ 2 लड़कियों की ही अहमियत है, पहले नंबर पे तुम हो और दूसरी नंबर पर एल्सा है। अब यहाँ पर कहानी में टोटल 4 सीन्स पैरेलल चलते जाते हैं, तो मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1 पर आता है बेंजी, जो कि रेडिएशन से भरे बॉक्सेस को चेक कर रहा था कि प्लूटोनियम किस में है, क्योंकि गोले थे 3 और इस वक्त लूथर के पास था सिर्फ 1, यानी कि बाकी 2 को ढूंढना जरूरी था। दूसरा पैरेलल सीन चल रहा था एल्सा की तरफ, जो कि इस वक्त सोलोमन लेन को जान से मारने के लिए ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर उसने उसे नहीं मारा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एल्सा को ही जेल में ठूस देगी। तीसरा सीन चल रहा था जॉन और ईथन का हेलीकॉप्टर चेज, जो कि पर्सनली मेरा तो फेवरेट है, मगर इसे मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि एक तो पैरामाउंट की मूवी है और ऊपर से वैसे भी ये वीडियो मोर देन 18 मिनट्स निकलने वाला है, तो स्ट्राइक का बहुत बड़ा खतरा है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट पैरेलल सीन था सोलोमन लेन का, जो कि बैठे बैठे सारे मौत के मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। अब इन चारों के डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। ईथन कैसे भी करके अपने हेलीकॉप्टर से जॉन के हेलीकॉप्टर में भिड़ंत मार देता है और दोनों गिर जाते हैं खाई के आसपास। अब यहाँ इन दोनों तगड़े एक्टर्स के बीच में 1-to-1 कॉम्बैट होता है, मस्त वाली फाइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन क्या ही करूं मैं इसे। अब यहाँ बैक साइड में बाकी के 3 पैरेलल सीन्स तो चल ही रहे हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो सीधा मेन कंक्लूजन पर आते हैं। लास्ट के बचे होते हैं सिर्फ 10 सेकंड। अब इन 10 सेकंड्स में लूथर को रेड एंड ग्रीन वायर साथ में काटना भी था और इसी के साथ पैरेलल वे में ईथन को डेटोनेटर से वो की भी निकालनी थी ताकि ये बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले ही रुक जाए। मगर जॉन था कि उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ये लोग ऑलरेडी एक रस्सी की मदद से पहाड़ी के बीच में लटके हुए थे। अब ईथन भैया के पास कोई रास्ता नहीं था, तो आप देखा ना था, वो खींच देते हैं उस रस्सी को और वो हुक
जाकर सीधा हेलीकॉप्टर के साथ नीचे गिरता है, वो भी जॉन के सर में लगकर, और वक्त रहते ईथन उस एक्सप्लोजन को रोक देता है और इसी के साथ दुनिया में होने वाली एक बड़ी तबाही रुक जाती है। इस मूवी के एंड में हम एरिक को देख पाते हैं जो कि जूलिया का नया हस्बैंड था। ईथन जानता था कि अगर वो जूलिया के साथ रहेगा तो उसके साथ साथ पूरी मुसीबतें जो वो खुद झेलता है वो जूलिया को भी झेलनी पड़ेगी, इसलिए इन दोनों ने अलग होने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन अब उसकी जिंदगी में दूसरी औरत यानी कि एल्सा भी आ चुकी थी, तो यहाँ से अब इनकी नई लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और यहाँ पर पूरी मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज भी खत्म हो चुकी है। जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम, यानी कि हमारा मोटिव यहाँ पर खत्म होता है। तो मेरी डिमांड ये है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मूवी कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब जैसे ही इसका 7th पार्ट आएगा उसका एक्सप्लेनेशन भी HD क्वालिटी में टॉप वीडियो क्लिप्स के साथ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।